वेलकम टू पॉडकास्ट प्रेप माइंड मैप्स। आज हम नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम के एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट पर बात करने जा रहे हैं, ESI यानी इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। बिल्कुल, और ये एक ऐसा सेक्शन है जिसे कई एस्पिरेंट्स अक्सर हल्के में ले लेते हैं, लेकिन सिलेक्शन में ESI का रोल एक गेम चेंजर है। गेम चेंजर कैसे? नंबर्स से समझते हैं। नंबर्स खुद इसकी कहानी बताते हैं। देखिए, फेज 1 में ESI का वेटेज है 20%, यानी पूरे 40 मार्क्स। 40 मार्क्स, और जब इसे ARD के साथ मिलाते हैं तो ये मेरिट सेक्शन का 40% बन जाता है। एग्जैक्टली, और यहीं पर ये समझना जरूरी है कि ये कोई नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम नहीं है। सही कहा, और बात सिर्फ फेज 1 तक ही नहीं रुकती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। फेज 2 में तो ESI का इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है। वहां इसका वेटेज करीब 25% है। तो अगर हम टोटल देखें, फेज 1 और फेज 2 के 400 मेरिट मार्क्स में से 80 मार्क्स सीधे ESI से आ रहे हैं। बिल्कुल, ये पूरे एग्जामिनेशन का 20% वेटेज है। मतलब इसे इग्नोर करना तो सिलेक्शन से बाहर होने जैसा, सीधा सीधा। राइट, और इस ESI के वास्ट सिलेबस में भी एक एरिया है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, और वो है गवर्नमेंट स्कीम्स। ESI पेपर में अकेले गवर्नमेंट स्कीम्स का वेटेज करीब 35% है। 35%, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और इसी वास्ट सिलेबस को हैंडल करने के लिए यहीं पर पॉडकास्ट प्रेप माइंड मैप्स एस्पिरेंट्स के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह काम करता है। कैसे? देखिए, इतनी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को माइंड मैप्स के थ्रू समझना और सबसे जरूरी रिटेन करना बहुत आसान हो जाता है। विजुअल मेमोरी ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो मतलब सारी चीजें एक स्ट्रक्चर्ड वे में दिमाग में बैठ जाती है। एग्जैक्टली। तो मैक्सिमम रिटेंशन के लिए हमारी सलाह यही है कि हर एस्पिरेंट को ये वीडियो कम से कम 2 बार देखना चाहिए। 2 बार, पहले समझने के लिए और दूसरी बार रिवाइज करने के लिए, ताकि कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। और वीडियो को 2 बार देखने के बाद ही उस नॉलेज को सॉलिडिफाई करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से PDF पढ़ें। बिल्कुल, पहले वीडियो फिर PDF। ये सीक्वेंस बहुत जरूरी है फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। हम कंप्लीट ESI इन वन शॉट सीरीज में नाबार्ड ग्रेड A के लिए पूरा इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज सिलेबस कवर करेंगे, जस्ट लाइक अ टॉपर्स हैक। आज हम इंडियन इकोनॉमी के एवोल्यूशन और स्ट्रक्चर की एक गहरी पड़ताल करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक प्लान्ड सिस्टम से इंडिया एक ग्लोबल पावर हाउस बना। चलिए शुरुआत एक हेडलाइन फिगर से करते हैं। FY 25 के लिए जो प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ है वो है 6.4%। और इस नंबर के साथ इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनी हुई है। बिल्कुल, और आज हम इसी ग्रोथ स्टोरी के पीछे के सारे लेयर्स को समझेंगे। हाँ, क्योंकि ग्रोथ अचानक नहीं आई है, इसके पीछे कई दशकों के बदलाव हैं। तो हम इकोनॉमी के नेचर, उसके चैलेंजेस, 1991 के हिस्टोरिक रिफॉर्म्स और आज के प्राइवेटाइजेशन के दौर तक सब पर विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी के बेसिक नेचर को समझते हैं। ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी है जहां पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मौजूद हैं। सही। और इसके कुछ की इंडिकेटर्स देखें FY 2024-25 के, तो नॉमिनल GDP लगभग $3.5 ट्रिलियन है, जिसके साथ हम दुनिया में चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। रियल GDP ग्रोथ 6.4% है, लेकिन पर कैपिटा इनकम 2025 के एस्टिमेशन के हिसाब से अब भी करीब 2900 ही है। और यहीं पर इसका डुअल नेचर सामने आता है। बिल्कुल, एक तरफ तो रैपिड मॉडर्न ग्रोथ है और दूसरी तरफ डेवलपमेंट से जुड़ी चैलेंजेस भी हैं। पब्लिक सेक्टर ने डिफेंस, रेलवेज, एनर्जी जैसे स्ट्रेटेजिक एरियाज को कंट्रोल किया है, और प्राइवेट सेक्टर वो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और टेक्नोलॉजी में ग्रोथ का ड्राइवर बना हुआ है। एग्जैक्टली। तो ये मॉडर्न और ट्रेडिशनल का जो मिक्स है, यही इसका डुअल कैरेक्टर है। तो इस फ्रेमवर्क को मैनेज करने के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में भी एक बड़ा बदलाव आया है। हम 5 ईयर प्लान्स के सेंट्रलाइज्ड मॉडल से नीति आयोग के दौर में आ गए हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। 5 ईयर प्लान्स जो 1951 से 2017 तक चले, वो एक टॉप डाउन अप्रोच थे। मतलब सब कुछ केंद्र से तय होता था। हाँ, लेकिन नीति आयोग जो 2015 में आया, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। वो राज्यों के साथ मिलकर काम करता है। और इसका फ्रेमवर्क भी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। बिल्कुल, इसमें 3 ईयर एक्शन एजेंडाज, 7 ईयर स्ट्रेटजीज और 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट्स हैं। और इसी फ्रेमवर्क में दूसरे पिलर भी हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका डुअल मैंडेट है प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ सपोर्ट का। ओनरशिप मॉडल की बात करें तो PSEs के साथ एक लिबरलाइज्ड FDI रेजीम भी है। हाँ, जहां ज्यादातर सेक्टर्स में 100% ऑटो रूट है। और हमारे कैपिटल मार्केट्स भी काफी डेवलप्ड हैं। दिसंबर 2024 में BSE मार्केट कैप टू GDP रेशो 136% था। अब सेक्टर्स के कंट्रीब्यूशन को देखते हैं। FY 25 के डेटा के हिसाब से सर्विसेज GVA में 55.3% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट शेयर सिर्फ 29.7% है। और इंडस्ट्री का GVA और एम्प्लॉयमेंट दोनों में हिस्सा लगभग 25% है। और सबसे बड़ा पैराडॉक्स है एग्रीकल्चर में। GVA में कंट्रीब्यूशन करीब 20% है, लेकिन देश की 44% वर्कफोर्स आज भी यही काम करती है। तो ये डेटा जॉबलेस ग्रोथ पैराडॉक्स को साफ साफ दिखा रहा है। बिल्कुल, GDP ग्रोथ सर्विसेज से आ रही है, जो कम लोगों को एम्प्लॉय करता है, जबकि 44% लोग लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं। और मैन्युफैक्चरिंग का प्रोपोर्शनेट विकास ना हो पाना ही द मिसिंग मिडिल कहलाता है। सही कहा। तो इतनी तेज ग्रोथ के बावजूद वर्ल्ड बैंक इंडिया को एक लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी क्लासिफाई करता है। इसकी वजह क्या है? वजह यही स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं। कुछ फिगर्स देखें 2025 तक के, तो एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब $2.15 से कम, वो 5.3% है। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 16.4% है। हाँ, और ये पॉवर्टी कुछ राज्यों में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे बिहार में 26.59%, झारखंड में 23.34% और यूपी में 17.4% इनकम शेयर है। जबकि सबसे अमीर 10% के पास 25.5% है। ये इनइक्वालिटी हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को 30.7% तक कम कर देती है। और इसके पीछे जो 4 स्ट्रक्चरल हर्डल्स हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला तो एग्रीकल्चर ही है, लो प्रोडक्टिविटी, क्योंकि 70% होल्डिंग्स 1 हेक्टेयर से भी कम की है। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, जिसका GVA शेयर 13% पर रुका हुआ है, जबकि टारगेट 25% का है। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 14.6% है अगस्त 2025 तक। और एक चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ 42.6% ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल माने जाते हैं। मतलब स्किल गैप एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा। हमें 2050 तक 143 से 324 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट करनी है।
और चौथा हर्डल है ह्यूमन कैपिटल। आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर अभी भी 39.4% है। तो ये सब चैलेंजेस थे, लेकिन फिर 1991 में एक टर्निंग पॉइंट आया जब एक बहुत बड़े बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस के बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी NEP लाई गई। हाँ, 1991 में देश बैंकक्रप्ट होने की कगार पर था। हमारे पास इंपोर्ट के लिए सिर्फ 3 हफ्ते के पैसे बचे थे। और उस संकट से निकली NEP, जिसे PV नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्पीयरहेड किया। इसके 3 पिलर्स थे: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब था लाइसेंस राज को खत्म करना। एवरेज इंपोर्ट टैरिफ्स को 125% से घटाकर 30% तक लाया गया। प्राइवेटाइजेशन में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का डिसइन्वेस्टमेंट शुरू हुआ। और ग्लोबलाइजेशन के तहत रूपी को डीवैल्यूम किया गया और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI को 51% इक्विटी तक ऑटोमेटिक अप्रूवल दिया गया। FDI पॉलिसी तो तब से अब तक बहुत इवॉल्व हुई है। बहुत ज्यादा। FDI इनफ्लोज FY 2013-14 में $36.05 बिलियन थे, जो FY 2024-25 में $81.04 बिलियन हो गए। ये तो 125% का इंक्रीज है। हाँ, और आज ज्यादातर सेक्टर्स में 100% FDI ऑटोमेटिक रूट से है। डिफेंस में 74% ऑटो और इंश्योरेंस में 100% तक रीसेंट एनहांसमेंट्स हैं, जैसे 25.5 बिलियन पाउंड का ट्रेड बूस्ट मिलेगा। इंडिया FTA पैक्ट भी 1 अक्टूबर 2025 से इफेक्टिव हो जाएगा। और इंडिया US डील पर नेगोशिएशंस जारी हैं, जिसका टारगेट ट्रेड को डबल करके $500 बिलियन तक ले जाना है। बिल्कुल। तो ग्लोबल इंटीग्रेशन के 4 स्तंभ हैं: ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। सही। ट्रेड में हमारा सर्विसेज सेक्टर डोमिनेट करता है। इंडिया 7th लार्जेस्ट ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्टर है और FY 25 में एक्सपोर्ट्स 12.8% से बढ़े। इन्वेस्टमेंट का की वेक्टर FDI है। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में UPI और इंडिया स्टैक जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी से इंटीग्रेशन में मदद कर रहे हैं। और सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव जैसे सेक्टर्स अब ग्लोबल वैल्यू चेन्स का हिस्सा बन रहे हैं। तो ये रिफॉर्म्स का सफर 1991 के बाद भी जारी रहा है। इसके 4 फेजेस हैं। फेज 1 1991-2000 था लिबरलाइजेशन 1.0। फेज 2 2000 to 2014 में सेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए। फेज 3 2014-2024 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का था और अब फेज 4 2024-2025 में डीरेगुलेशन ड्राइव 2.0 पे फोकस है। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में लैंडमार्क थे GST 2017 और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी IBC 2016। IBC का इम्पैक्ट काफी बड़ा रहा है ना? बहुत बड़ा। इसने बैंक NPAs को 12 साल की न्यूनतम स्तर 2.6% पर ला दिया है। तो ये था अब तक का सफर। अब आगे की राह क्या है? विकसित भारत 2047 का विजन क्या कहता है? इकोनॉमिक सर्वे 24-25 का फोकस सिस्टमैटिक डीरेगुलेशन के जरिए 6.3 से 6.8% की ग्रोथ सस्टेन करना है। और इसके लिए 4 ग्रोथ इंजन्स पहचाने गए हैं। हाँ, एग्रीकल्चर जिसके लिए PM धान धान्य कृषि योजना है, MSMEs जिनके लिए 50,000 करोड़ का इक्विटी फंड है। तीसरा इन्वेस्टमेंट, जिसके लिए राज्यों को 1.5 लाख करोड़ के इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जा रहे हैं। और चौथा एक्सपोर्ट्स, जिसे नए FTA से बूस्ट मिलेगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी भी इवॉल्व हुई है। पहले का अप्रोच रेवेन्यू जनरेशन का था, लेकिन अब करंट स्ट्रेटजी वैल्यू क्रिएशन और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पर है। न्यू PSE पॉलिसी 2021 का भी यही फोकस है। बिल्कुल। स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स जैसे डिफेंस, फाइनेंस में बेयर मिनिमम गवर्नमेंट प्रेजेंस रखी जाएगी। और आत्मनिर्भर भारत को इसके साथ कैसे देखना चाहिए? उसे एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटजी के तौर पर देखना चाहिए। उसका फोकस डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर को एम्पावर करना है। ये एक आउटकम बेस्ड अप्रोच है, सिर्फ एसेट सेल अप्रोच नहीं। तो ये था इंडियन इकोनॉमी के बदलाव का सफर। एक बंद नियोजित अर्थव्यवस्था से एक खुली विश्व से जुड़ी हुई इकोनॉमी तक हमने इसके स्ट्रक्चर, चैलेंजेस और आगे के विजन को समझा। बिल्कुल। और हमने देखा कि कैसे इंडिया ने सर्विसेज सेक्टर में लीपफ्रॉग किया मैन्युफैक्चरिंग को बाईपास करके। तो आगे के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है। हाँ, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडिया विकसित भारत के लिए जरूरी मिलियंस ऑफ क्वालिटी जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग के उस मिसिंग मिडिल को भरे बिना क्रिएट कर सकता है, या फिर सर्विसेज और न्यू एज टेक पर आधारित एक ऐसा नया डेवलपमेंट मॉडल बनाना पड़ेगा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा? इसी सवाल का जवाब इंडिया का अगला चैप्टर लिखेगा। भारत की इकोनॉमी की कहानी में 2024-25 एक रोलर कोस्टर राइड जैसा था। एक तरफ ग्रोथ के नंबर्स दुनिया को इंप्रेस कर रहे थे और दूसरी तरफ आम इंसान महंगाई की मार से जूझ रहा था। बिल्कुल। और आज हम इसी कहानी को समझने वाले हैं। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये इस बात की पड़ताल है कि आखिर ये नाटकीय गिरावट आई कैसे। इसका मतलब एक सैलरीड प्रोफेशनल की जेब के लिए क्या था और RBI और सरकार ने पर्दे के पीछे से कौन से लीवर्स खींचे जिससे इकोनॉमी की गाड़ी पटरी पर बनी रही। तो हमारा मिशन साफ है। हम ताजा ट्रेंड से शुरू करके फूड इन्फ्लेशन के विलन की भूमिका को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसका आमदनी और देश की इकोनॉमी पर क्या असर हुआ, और अंत में फ्यूचर के लिए क्या सबक हैं, इस पर भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि महंगाई को नापा कैसे जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी CPI और WPI, ये दोनों हैं क्या और इनमें फर्क क्या है? ये बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। CPI जैसा कि नाम से पता चलता है, ये वो महंगाई है जो हम और आप यानी कंज्यूमर्स महसूस करते हैं। जब हम बाजार में सब्जी, दूध या कोई सर्विस खरीदने जाते हैं तो कीमतों में जो बदलाव आता है ये उसे मापता है। इसका डेटा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी NSO देश भर के हजारों बाजारों से इकट्ठा करता है।
और इसके बास्केट में सबसे ज्यादा वजन किस चीज का है? खाने पीने की चीजों का। सीपीआई बास्केट में फूड आइटम्स का वजन करीब 40% है। इसीलिए जब प्याज टमाटर के दाम बढ़ते हैं तो हेडलाइन इन्फ्लेशन पर इसका सीधा और बड़ा असर दिखता है। दूसरी तरफ है WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये फैक्ट्री गेट पर या मंडियों में यानी थोक में चीजों की कीमतों को ट्रैक करता है। ये B2B ट्रांजैक्शंस की महंगाई है। ओके, तो CPI है हमारी आपकी महंगाई और WPI है बिजनेसेस की महंगाई, और WPI में फूड का वजन कम होता होगा। एग्जैक्टली। WPI में सबसे बड़ा हिस्सा करीब 65% मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का होता है। फ्यूल और प्राइमरी आर्टिकल्स जैसे मिनरल्स और नॉन फूड क्रॉप्स बाकी हिस्सा बनाते हैं। इसीलिए RBI अपनी पॉलिसी बनाने के लिए CPI को ही देखता है, क्योंकि वो आम जनता पर पड़ रहे असर को बेहतर तरीके से दिखाता है। ठीक है, ये फाउंडेशन क्लियर हो गया। अब आते हैं उस ड्रामेटिक गिरावट पर जिसकी हमने शुरू में बात की थी। FY24 में एवरेज CPI इन्फ्लेशन 5.4% था, जो कि RBI के कंफर्ट जोन से बाहर था। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर कहानी ने एक तेज मोड़ लिया। FY25 के पहले 9 महीनों में यानी अप्रैल से दिसंबर 2024 तक ये गिरकर 4.9% पर आया। लेकिन असली सरप्राइज तो इसके बाद आया। जून 2025 तक इन्फ्लेशन का नंबर 2.10% पर आ गया। 2.1%? हाँ, 2.10%। ये जनवरी 2019 के बाद का सबसे निचला स्तर था। 5.4% से 2.1%। ये तो आधे से भी ज्यादा की गिरावट है। ये तो ऐसा है जैसे इकोनॉमी के इंजन पर किसी ने ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी हो। और दिलचस्प बात यह है कि ये गिरावट शहरों से ज्यादा गांवों में देखी गई। जून 2025 में रूरल इन्फ्लेशन सिर्फ 1.72% था। हाँ, और ये दिखाता है कि सरकार की जो सप्लाई साइड पॉलिसीज थी वो अपना असर दिखा रही थी। सिर्फ CPI ही नहीं, WPI तो नेगेटिव में चला गया। जून 2025 में WPI इन्फ्लेशन -0.13% था। मतलब थोक के भाव में कीमतें असल में घट रही थी। ये एक डिफ्लेशनरी ट्रेंड था। तो अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन इतनी तेजी से गिरा तो क्या इसका मतलब है कि हर चीज सस्ती हो रही थी? कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, घर का किराया, सब कुछ? ये इस कहानी का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट है। ऐसा नहीं था। जब हम हेडलाइन इन्फ्लेशन से खाने पीने की चीजों और फ्यूल को हटा देते हैं, जिसे कोर इन्फ्लेशन कहते हैं, तो पता चलता है कि वो भी एक दशक के सबसे निचले स्तर पर था। FY24 और FY25 के बीच इसमें करीब 0.9 परसेंटेज पॉइंट्स की गिरावट आई। तो इसका मतलब है कि महंगाई की समस्या पूरी इकोनॉमी में नहीं फैली थी, बल्कि कुछ खास चीजों तक ही सीमित थी। और यहीं पर फूड इन्फ्लेशन की भूमिका आती है, जो इस पूरी कहानी का असली विलन था। बिल्कुल, एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। सब्जियां और दालें, जिनका CPI बास्केट में कुल वजन सिर्फ 8.42% है, FY25 के पहले 9 महीनों में कुल महंगाई में 32.3% का योगदान दे रही थीं। मतलब सिर्फ 8% चीजें 1/3 महंगाई के लिए जिम्मेदार थी। हाँ, ये तो कमाल का इंसाइट है। अगर हम सिर्फ इन दो चीजों को बास्केट से निकाल दें तो एवरेज हेडलाइन इन्फ्लेशन 4.9% से गिरकर 3.2% रह जाता। इससे ये साफ है कि महंगाई का सारा शोर कुछ चुनिंदा चीजों की वजह से था। और इन चुनिंदा चीजों में भी 3 मुख्य अपराधी थे: टमाटर, प्याज और आलू, जिन्हें हम TOP वेजिटेबल्स कहते हैं। करेक्ट। 2024 में टमाटर की कीमतें 100-120 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गईं। इसकी सीधी वजह थी एक्सट्रीम वेदर। एक्सट्रीम वेदर मतलब? हीट वेव। टमाटर उगाने वाले प्रमुख राज्यों में 2024 में 76 दिन हीट वेव चली, जबकि 2023 में ये सिर्फ 42 दिन थी। इतनी गर्मी में फसल बर्बाद हो गई। प्याज की कहानी भी कुछ ऐसी थी। 2023-24 में उसका प्रोडक्शन पिछले 5 साल के एवरेज से 10.8% कम हुआ। और दालों का क्या हाल था, खासकर अरहर दाल का? अरहर दाल का प्रोडक्शन भी FY24 में 10.8% गिरा। सरकार को स्थिति संभालने के लिए बड़े कदम उठाने पड़े। प्याज के लिए 4.7 लाख मेट्रिक टन का बफर स्टॉक बनाया गया और 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई ताकि देश में सप्लाई बनी रहे। लेकिन यहाँ एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। कुछ एनालिसिस बताते हैं कि टमाटर और प्याज का कुल प्रोडक्शन हमारी घरेलू खपत से ज्यादा है। तो अगर हम जरूरत से ज्यादा उगा रहे हैं तो कीमतें आसमान क्यों छू रही थी? बेहतरीन सवाल, और इसका जवाब सप्लाई चेन में छुपा है। असली वजह है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, यानी कटाई के बाद होने वाला नुकसान, जो करीब 25-30% तक है। दूसरा कारण है सीजनल प्रोडक्शन, मतलब फसल एक साथ बाजार में आ जाती है और फिर सप्लाई घट जाती है। और तीसरा कारण है कमजोर कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हम उगा तो रहे हैं पर उसे सही समय पर सही जगह तक पहुंचा नहीं पाए। तो महंगाई की जड़ खेत में कम और खेत से थाली तक के सफर में ज्यादा थी। अब इस पूरी महंगाई का आम इंसान की आमदनी पर क्या असर पड़ रहा था? क्योंकि दिन के अंत में तो यही मायने रखता है कि हमारी परचेसिंग पावर बढ़ रही है या घट रही है। और यहीं पर कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। FY 2024-25 में कंपनियों ने औसतन 9.0% का सैलरी हाइक दिया। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हमने 4.9% की महंगाई दर को इसमें से घटाया तो पता चला कि रियल वेज ग्रोथ यानी खरीदने की शक्ति में असली बढ़ोतरी सिर्फ 3.6% थी। वजूद भी आप असल में सिर्फ 3.6% ज्यादा चीजें खरीद सकते थे। और अगले साल यानी FY 2025-26 के लिए क्या अनुमान है? अगले साल के लिए प्रोजेक्टेड सैलरी हाइक 8.8% है और प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन 3.7% है। तो रियल वेज ग्रोथ थोड़ी सुधरकर 4% हो जाएगी। लेकिन ये भी 2019 के प्री कोविड लेवल जो 5.2% था से काफी कम है। लोगों को लग रहा है कि वो मेहनत तो कर रहे हैं पर आगे नहीं बढ़ पा रहे। और इसी वजह से मिडिल क्लास परिवारों पर दबाव बढ़ा। लोगों ने बाहर खाना खाने, मनोरंजन जैसी गैर जरूरी चीजों पर खर्च कम कर दिया।
और एक परसेप्शन गैप भी था ना। हाँ, ये बहुत दिलचस्प था। आधिकारिक आंकड़े इन्फ्लेशन को 3-4% बता रहे थे, लेकिन परिवारों को ये 5-6% महसूस हो रहा था, क्योंकि उनकी रोजमर्रा की चीजों की कीमतें ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। और इस फीलिंग का सीधा असर उनके खर्च करने के फैसलों पर पड़ा। और इस कहानी में एक और परत है, इन्फ्लेशन इनइक्वालिटी, यानी महंगाई की असमानता। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की एक फाइंडिंग बताती है कि महंगाई की मार सब पर बराबर नहीं पड़ती। ये एक बेहद जरूरी पॉइंट है। जब मार्च 2024 में महंगाई चरम पर थी, तो सबसे गरीब 5% परिवारों के लिए ये 6.4% थी, जबकि सबसे अमीर 5% के लिए ये सिर्फ 4.7% थी। खाने की चीजों की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर गरीबों पर अमीरों की तुलना में 3.15 गुना ज्यादा होता है। 3.15 गुना ज्यादा? ऐसा क्यों? वजह है कंजम्पशन बास्केट। एक गरीब परिवार अपनी आमदनी का करीब 60% खाने पर खर्च करता है, वहीं एक अमीर परिवार सिर्फ 25%। तो जब खाने की चीजें महंगी होती हैं, तो ये गरीब के घर का पूरा बजट बिगाड़ देती है, जबकि अमीर के लिए ये बस एक मामूली असुविधा होती है। ये तो साफ है कि स्थिति गंभीर थी। तो फिर आरबीआई ने क्या किया? उन्होंने इस आग को बुझाने के लिए कौन से कदम उठाए? आरबीआई 2016 से एक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क पर काम कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि उनका मुख्य लक्ष्य सीपीआई इन्फ्लेशन को 4% पर रखना है, जिसमें 2% ऊपर या नीचे जाने की गुंजाइश है, यानी 2 से 6% की रेंज। तो जब इन्फ्लेशन इस रेंज से बाहर जा रहा था, तब वो रिस्ट्रिक्टिव मोड में थे, लेकिन जैसे ही इन्फ्लेशन नीचे आया, उन्होंने अपना स्टांस बदला होगा। बिल्कुल, आरबीआई ने अपना स्टैंस रिस्ट्रिक्टिव से बदलकर अकोमोडेटिव कर दिया। इसे आसान भाषा में समझें तो रिस्ट्रिक्टिव का मतलब है इकोनॉमी पर ब्रेक लगाना ताकि महंगाई काबू में आए, और अकोमोडेटिव का मतलब है एक्सेलरेटर पर धीरे से पैर रखना ताकि ग्रोथ को बढ़ावा मिले। और एक्सेलरेटर दबाने का सबसे बड़ा जरिया है रेपो रेट में कटौती। एग्जैक्टली। आरबीआई ने रेपो रेट को जनवरी 2025 के 6.5% से घटाकर दिसंबर 2025 तक 5.25% कर दिया। ये 1.25% की बड़ी कटौती थी। इसका असर तुरंत दिखा। होम लोन की दरें 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा कम हो गई। एग्रीकल्चर और बिजनेस के लिए लोन सस्ते हो गए, जिससे इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट होने लगा। तो ये तो हुआ आरबीआई का एक्शन, लेकिन इसका पूरी नेशनल इकोनॉमी पर क्या असर हुआ? क्या महंगाई को काबू करने के चक्कर में ग्रोथ को कुर्बान कर रहे थे? ये डर हमेशा बना रहता है, लेकिन भारत की इकोनॉमी ने यहाँ काफी मजबूती दिखाई। इन झटकों के बावजूद FY25 में जीडीपी ग्रोथ 6.4% रही, और FY26 के लिए 6.3% से 6.8% का अनुमान है। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना रहा। और इस ग्रोथ को चला कौन रहा था? प्राइवेट कंजम्पशन, यानी हम और आप जो खर्च करते हैं, ये जीडीपी का करीब 61.8% है, और FY25 में इसमें 7.3% की बढ़ोतरी हुई। कम महंगाई ने लोगों की परचेजिंग पावर को सीधा बूस्ट दिया, जिससे रियल कंजम्पशन ग्रोथ बढ़ी। एक्सपोर्ट्स भी $824.9 बिलियन के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए। लेकिन एक सेक्टर था जहां महंगाई की कहानी बिल्कुल अलग चल रही थी, रियल एस्टेट। हाँ, ये एक विरोधाभास था। जहां सीपीआई इन्फ्लेशन जून 2025 में 2.1% पर था, वहीं रियल एस्टेट की कीमतों में सालाना 9-11% की वृद्धि हो रही थी। अमीर और अपर मिडिल क्लास के लिए ये एक तरह से डिफैक्टो इन्फ्लेशन हेज बन गया। वो अपना पैसा प्रॉपर्टी में लगाकर महंगाई को मात दे रहे थे, जिससे कीमतें और बढ़ रही थीं। तो हमने आरबीआई का रिस्पांस देखा। अब सरकार के एंटी इन्फ्लेशन स्ट्रेटजी पर बात करते हैं। उन्होंने कौन-कौन से मोर्चों पर काम किया? सरकार ने एक मल्टी प्रोंग्ड अटैक किया। पहला था मॉनेटरी मेजर्स, जिसमें आरबीआई ने रेपो रेट घटाया। दूसरा और सबसे अहम था सप्लाई साइड इंटरवेंशंस। इसमें सरकार ने सीधे बाजार में दखल दिया, जैसा हमने बात की। प्याज के लिए बफर स्टॉक बनाया, दालों का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया, और जब कीमतें बहुत ज्यादा थीं, तो प्याज 35 रुपीस केजी और टमाटर 65 रुपीस केजी पर सब्सिडाइज्ड रेट पर बेचा। और तीसरा मोर्चा था फिस्कल मेजर्स, यानी टैक्स और स्पेंडिंग से जुड़े फैसले। करेक्ट। इसमें एक बड़ा कदम था इनकम टैक्स थ्रेशोल्ड को बढ़ाकर 12 लाख तक करना, जिससे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आया। और गरीबों के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस के जरिए मुफ्त या सब्सिडी वाला अनाज देना जारी रखा गया। एक स्टडी के मुताबिक इसका रूरल बॉटम 20% पर 7% का पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। तो ये तो हुई लड़ाई की कहानी, लेकिन इस लड़ाई में सबसे बड़ी चुनौती क्या थी और भविष्य का आउटलुक कैसा दिखता है? सबसे बड़ी और लगातार बनी रहने वाली चुनौती है एक्सट्रीम वेदर। 2024 की हीट वेव ने यह साफ कर दिया कि क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि हमारी थाली की महंगाई का एक सीधा कारण है। ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो बार बार आएगी। और आगे का रास्ता क्या है? क्या हमें राहत की उम्मीद करनी चाहिए? आउटलुक फिलहाल पॉजिटिव है। ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जैसे तेल और फूड में गिरावट की उम्मीद है, जिसका फायदा भारत को मिलेगा। इसी को देखते हुए आरबीआई ने FY26 के लिए अपने सीपीआई इन्फ्लेशन के अनुमान को घटाकर 3.7% कर दिया है, जो कि 4% के टारगेट के काफी करीब है। लेकिन जैसा आपने कहा, एक्सट्रीम वेदर की चुनौती तो बनी रहेगी, तो लॉन्ग टर्म समाधान क्या है? इकोनॉमिक सर्वे 24-25 ने कुछ स्थायी समाधान सुझाए हैं। पहला, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, यानी ऐसी खेती जो मौसम की मार झेल सके। दूसरा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करने के लिए प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी इन्वेस्टमेंट करना। और तीसरा, दालों जैसी जरूरी चीजों का घरेलू प्रोडक्शन बढ़ाना, ताकि हमें इंपोर्ट पर निर्भर न रहना पड़े। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो तस्वीर ये बनती है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन की लड़ाई तो जीत ली गई है और इकोनॉमी भी ग्रोथ के रास्ते पर है। ये एक बड़ी कामयाबी है। हाँ, लेकिन इस जीत के साथ कुछ अधूरे सवाल भी हैं। रियल वेज ग्रोथ अभी भी प्री कोविड स्तरों से पीछे है, मतलब आमदनी उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही। और रियल एस्टेट जैसी एसेट क्लासेस में इन्फ्लेशन आम महंगाई से कहीं ज्यादा है, जो अमीरों को और अमीर बना रहा है।
तो सोचने वाली बात यह है कि हेडलाइन नंबर्स के सुधरने के बावजूद क्या आम इंसान के फाइनेंशियल वेलबींग में भी उतना ही सुधार हो रहा है, या फिर इन्फ्लेशन इनइक्वालिटी यानी महंगाई की असमानता की खाई और गहरी होती जा रही है। आज की इस गहन चर्चा का विषय है भारत की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और गरीबी हटाने की रणनीति। बिल्कुल। हम 2017-18 से लेकर 2025 तक के आंकड़ों को देखेंगे। बिल्कुल। इसमें हम समझेंगे कि कैसे 16.83 करोड़ नेट न्यू जॉब्स जुड़े, अनएम्प्लॉयमेंट दर कैसे घटी और सरकार की प्रमुख योजनाएं जमीनी स्तर पर क्या प्रभाव डाल रही हैं। हम रूरल और अर्बन दोनों क्षेत्रों का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समग्र रोजगार वृद्धि पर नजर डालते हैं। 2017-18 से 2023-24 के बीच भारत में लगभग 16.83 करोड़ यानी 168.3 मिलियन नेट न्यू जॉब्स जुड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 2017-18 में कुल एम्प्लॉयमेंट 47.5 करोड़ था, जो 2023-24 तक 64.33 करोड़ हो गया। ये तो 35.4% की ग्रोथ है। और अगस्त-अक्टूबर 2025 तक 15 प्लस वर्ष की आयु के लिए एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा 5.4 से 5.6 करोड़ के बीच रहा है। यह वृद्धि ग्लोबल स्लोडाउन और पैंडेमिक के बावजूद हुई है, जो रेजिलिएंट जॉब क्रिएशन कैपेसिटी को दर्शाता है। इसी के साथ अनएम्प्लॉयमेंट दर में भी भारी गिरावट आई है। करंट वीकली स्टेटस यानी CWS के अनुसार ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2017-18 में 6.0% था, जो घटकर 2023-24 में 3.2% हो गया। ये 2 दशकों में सबसे कम है। और अक्टूबर 2025 में ये 5.2% पर स्थिर रहा। वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत का 5.2% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट ग्लोबल एवरेज 5.3% से भी कम है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय असमानताएं हैं। अगस्त 2025 में रूरल अनएम्प्लॉयमेंट 4.3% था, जबकि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट 6.9% था। ये एक दिलचस्प पॉइंट है। बिल्कुल। अब आते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी LFPR पर। यहां भी अंतर है। रूरल LFPR 44% है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 50.3% है, और अर्बन LFPR 54.8% है, लेकिन वहां महिलाओं की भागीदारी केवल 43.1% है। राज्यवार आंकड़े अप्रैल-जून 2025 के और भी स्पष्ट तस्वीर दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 29.6% है, और पंजाब में 20.2%। ये हाई अनएम्प्लॉयमेंट जोन्स है। वहीं मध्य प्रदेश में ये सिर्फ 0.9% है। नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार की संरचना। इसमें एक बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ झुकाव। हाँ, 2017-18 में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 52.2% था, जो 2023-24 में बढ़कर 58.4% हो गया है। और कैजुअल लेबर का क्या? वहीं कैजुअल लेबर 24.9% से घटकर 19.8% रह गया। तो ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था PMVY और PMKVY जैसी योजनाओं के माध्यम से फॉर्मलाइज्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर बढ़ रही है, और उससे प्रिकेरियस डेली वेज वर्क कम हो रहा है। लेकिन यूथ एम्प्लॉयमेंट एक चुनौती बनी हुई है। 15-29 वर्ष की आयु वर्ग में नेशनल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17.6% है, जो ओवरऑल रेट का लगभग 2 गुना है। इस गैप को भरने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY शुरू की। और साथ ही देश में 1.9 लाख DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। और इन्होंने 2025 तक 17 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट की हैं। अब सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। अप्रैल-जून 2025 का एग्रीकल्चर में रूरल मेल एम्प्लॉयमेंट 44.6% है, एम्प्लॉयमेंट 70.9% है। ये एक क्लियर स्ट्रक्चरल सेग्रीगेशन को दर्शाता है। इसके विपरीत अर्बन एरियाज में सर्विसेज सेक्टर डोमिनेंट है, जहां मेल एम्प्लॉयमेंट 60.6% और फीमेल एम्प्लॉयमेंट 64.9% है। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स भी जॉब्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब आते हैं हालिया सरकारी रोजगार पहलों पर 2024-2025 की। अगस्त 15, 2025 को एक नई फ्लैगशिप स्कीम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY लॉन्च की गई। इसका कुल आउटले 99,446 करोड़ रुपए है। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य अगस्त 2025 से जुलाई 2027 तक यानी 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नए जॉब्स बनाना है। फोकस फर्स्ट टाइम फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉइज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर है। इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए बेनिफिट्स हैं। एम्प्लॉय को 15,000 रुपए तक का मंथली इंसेंटिव मिल सकता है, बशर्ते उनकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए से कम हो। और एम्प्लॉयर के लिए एम्प्लॉयर को प्रति एम्प्लॉय 3,000 रुपए प्रति माह तक का हायरिंग इंसेंटिव मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए ये 4 साल तक और नॉन मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2 साल तक है। अगली बड़ी योजना है MGNREG। इसका FY 2025-26 का एलोकेशन 86,000 करोड़ है, जो 2005 में स्कीम की शुरुआत के बाद से हाईएस्ट है। ये रूरल हाउसहोल्ड्स को सालाना 100 दिनों के वेज एम्प्लॉयमेंट की लीगल गारंटी देता है। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस और लेट पेमेंट कॉम्पेंसेशन का भी प्रावधान है। और डिजिटल इंटीग्रेशन के लिए जियो MGNREG और जन मनरेगा जैसे टूल्स भी हैं। तीसरी बड़ी योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी DANRLM। इसने 10.05 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड्स को 90.9 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SHGs में संगठित किया है। इसके 4 कोर कंपोनेंट्स है: सोशल मोबिलाइजेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, लाइवलीहुड्स एनहांसमेंट और इनेबलिंग सर्विस प्रोविजन। ये वर्ल्ड बैंक पार्टनरशिप द्वारा समर्थित है और हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में भी इसका विस्तार किया गया है। अब जरा गरीबी के मापन पर नजर डालते हैं। भारत में गरीबी मापने के कई तरीके हैं। बिल्कुल, आधिकारिक तौर पर तेंदुलकर कमेटी 2009 की पद्धति अपनाई जाती है, जिसके अनुसार रूरल पॉवर्टी लाइन 27 रुपीज प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। रंगराजन कमेटी 2014 ने 33 रूरल और 47 अर्बन प्रतिदिन की हायर लाइन का प्रस्ताव दिया था, जिसे आधिकारिक तौर पर नहीं अपनाया गया। और वर्ल्ड बैंक की लाइन, वर्ल्ड बैंक की एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन जो जून 2025 में अपडेट हुई $2.15 पर डे है। इन इनकम बेस्ड मेजर्स के अलावा एक होलिस्टिक अप्रोच है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी MPI का। नेशनल MPI के 3 डायमेंशंस हैं:
हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स, प्रत्येक का वेट 1/3 है। तो 2023 के लेटेस्ट डेटा के अनुसार भारत का MPI हेड काउंट रेशियो क्या है? हेड काउंट रेशियो यानी H 16.4% है। इसका मतलब 164 मिलियन लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। और इंटेंसिटी यानी A 42% है। जिसका मतलब है कि गरीब व्यक्ति औसतन 42% वेटेड इंडिकेटर्स में डिप्राइव्ड हैं। सबसे ज्यादा डेप्रिवेशन कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन और हाउसिंग में है। हालांकि 2015-16 और 19-21 के बीच 135 मिलियन लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले। ग्लोबल MPI 2025 में एक नया डायमेंशन जोड़ा गया है। हाँ, पहली बार क्लाइमेट डायमेंशन को जोड़ा गया है। इसके अनुसार 309 मिलियन भारतीय 3 से 4 कंकरेंट क्लाइमेट हैजर्ड्स का सामना कर रहे हैं, जो गरीबी को और गहरा करता है। चलिए अब शहरी गरीबी और निवारण कार्यक्रमों पर आते हैं। 2025 के अनुमान के अनुसार भारत में 14.2 मिलियन स्लम हाउसहोल्ड्स हैं, जिनमें 65 मिलियन लोग रहते हैं, जो अर्बन पॉपुलेशन का 17.4% है। शहरी आवास की कमी 18.78 मिलियन ड्वेलिंग यूनिट्स की है। और राज्यों में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्लम हाउसहोल्ड्स हैं, लगभग 3.2 मिलियन से अधिक। इस समस्या के समाधान के लिए अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन PMAY 2.0 की घोषणा की गई। इसका कुल इन्वेस्टमेंट 10 लाख करोड़ रुपए है और लक्ष्य 2024-2029 तक 1 करोड़ घर बनाना है। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं: इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन और क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। और एक नया कंपोनेंट अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस यानी ARHCs, जो अर्बन माइग्रेंट्स के लिए है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG है। इसका ओरिजिनल टारगेट 2.95 करोड़ घर था, जिसे अगस्त 2024 में 2 करोड़ और बढ़ाकर कुल 4.95 करोड़ कर दिया गया है। और नवंबर 19, 2024 तक 2.67 करोड़ घर बन चुके थे। इसमें मैदानी इलाकों में 1.20 लाख और पहाड़ी राज्यों में 1.30 लाख की यूनिट असिस्टेंस दी जाती है। वुमेन एम्पावरमेंट पर भी फोकस है। 74% स्वीकृत घर महिलाओं के या जॉइंट नेम्स में है। अगला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान, जो किसानों को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट प्रदान करता है। इसमें सभी लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज को 6,000 रुपए सालाना 2,000 रुपए की किस्तों में दिए जाते हैं। अगस्त 2025 तक 20 किस्तों में 3.69 लाख करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। ये योजना किसानों को साहूकारों पर निर्भरता से बचाती है और एक सेफ्टी नेट प्रदान करती है। अंत में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS है, जो दुनिया का सबसे बड़ा फूड सेफ्टी नेट है। ये 80.1 करोड़ बेनिफिशियरीज को कवर करता है। PDS ने राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी को 3.5 परसेंटेज पॉइंट्स तक कम करने में योगदान दिया है। रूरल एरियाज में इसका प्रभाव 4.2 परसेंटेज पॉइंट्स का रहा है। तो इसका मतलब सरकार एक इंटीग्रेटेड गरीबी उन्मूलन रणनीति अपना रही है। बिल्कुल, एक 3-pronged स्ट्रैटेजी है। फर्स्ट, इनकम जनरेशन, जिसमें MGNRAG, PMVVRY, PM किसान जैसी योजनाएं हैं। सेकंड, एसेट क्रिएशन, जिसमें PMAYG, PMAU और PM ग्राम सड़क योजना शामिल है। और थर्ड, सोशल प्रोटेक्शन, जिसमें PDS, स्वच्छ भारत मिशन और आयुष्मान भारत आते हैं। इस रणनीति को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के माध्यम से ज्योग्राफिक टारगेटिंग के साथ लागू किया जा रहा है, जिसमें 212 जिलों को 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs पर मॉनिटर किया जाता है। इसका एक उदाहरण उत्तर प्रदेश का जीरो पॉवर्टी कैंपेन है, जो 2 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुआ, जिसका लक्ष्य हर ग्राम पंचायत के सबसे गरीब 10-25 परिवारों की वार्षिक आय अक्टूबर 2025 तक 1.25 लाख रुपए तक पहुंचाना है। अब आते हैं हालिया रोजगार रुझानों और चुनौतियों पर 2024-2025 के। कुछ पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं, जैसे फ्रेशर्स हायरिंग में 15% की वृद्धि, AIML जैसी न्यू एज स्किल्स की बढ़ती मांग और ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि। लेकिन चुनौतियां भी बनी हुई हैं। मॉर्गन स्टैनली के विश्लेषण के अनुसार भारत को अंडर एम्प्लॉयमेंट से निपटने के लिए सालाना 12.2% की GDP ग्रोथ चाहिए, जबकि हम 6 से 7.8% हासिल कर रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक मुद्दे भी हैं। मैन्युफैक्चरिंग की 6.2% की ग्रोथ लेबर इंटेंसिव जॉब क्रिएशन के लिए अपर्याप्त है। एग्रीकल्चर पर निर्भरता बढ़ी है और कॉर्पोरेट रोल्स के लिए केवल 42.6% ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल माने जाते हैं। तो हमने देखा कि कैसे रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है, जिसमें डायरेक्ट इनकम सपोर्ट से लेकर एसेट क्रिएशन तक शामिल है। इन विशाल डिजिटली ड्रिवन कल्याणकारी योजनाओं के साथ जो ग्रामीण और शहरी परिदृश्य को बदल रही हैं, भविष्य के लिए मुख्य प्रश्न केवल कार्यान्वयन का नहीं है, बल्कि इनके सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स का है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये अभूतपूर्व प्रत्यक्ष समर्थन अगली पीढ़ी के लिए एग्रीकल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट में रिस्क टेकिंग बिहेवियर को कैसे बदलेगा। तो आज बात करते हैं भारत की आबादी की। हम दुनिया में नंबर 1 है, ये तो अब एक जानी मानी बात है। असली सवाल ये है कि ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है या एक बहुत बड़ा चैलेंज। आज इसी को डिकोड करते हैं। ये आज के भारत का सबसे बड़ा सवाल है। हमारी पूरी इकोनॉमिक फ्यूचर इसी एक बात पर टिकी है कि हम अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी हमारे लोगों को एक एसेट में कैसे बदलते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से करनी चाहिए। द श्योर नंबर्स। दिसंबर 2025 तक भारत की आबादी का अनुमान क्या है? अनुमान है 1.41 बिलियन यानी 141 करोड़। 141 करोड़। और इसमें पुरुष महिला ब्रेकडाउन क्या है? लगभग 72.4 करोड़ पुरुष और 68.6 करोड़ महिलाएं। 2023 में हमने चीन को पीछे छोड़ दिया था और अब ऑफिशियली हम दुनिया के मोस्ट पॉपुलस देश हैं। बिल्कुल, पर इन बड़े नंबर्स के पीछे एक ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्रेंड छिपा है और वो है ग्रोथ रेट का स्लो डाउन। स्लो डाउन कितना? आज हमारा एनुअल ग्रोथ रेट 0.8 से 0.9% के बीच है। अब इसे कॉन्टेक्स्ट में देखिए, 1991 में ये 1.5% था और उससे भी पहले
अगर हम 1981-91 के दशक को देखें तो ग्रोथ रेट 2.11% था। वहां से 0.8% पर आना एक बहुत बड़ा एक मेजर डेमोग्राफिक शिफ्ट है। यह दिखाता है कि भारत की आबादी अब स्टेबलाइज होने की तरफ बढ़ रही है। मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाली बात अब एक तरह से पुरानी हो चुकी है। काफी हद तक अब फोकस एक्सप्लोजन पर नहीं बल्कि पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर पर है। और यहीं से हमारी बातचीत का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा शुरू होता है, द एज स्ट्रक्चर एंड द फेमस डेमोग्राफिक डिविडेंड। ओके, लेट्स अनपैक दिस। 2025 के आंकड़ों के हिसाब से एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिखता है? हमारी 26.5% आबादी 0 से 14 साल की है, यानी बच्चे, और यह परसेंटेज घट रहा है। 60 साल से ऊपर की आबादी 8.6% है, जो तेजी से बढ़ रही है। और सबसे जरूरी हिस्सा 15 से 59 साल की वर्किंग एज पॉपुलेशन, वो लगभग 59% है, जो अपने पीक पर है। एग्जैक्टली और इसी वर्किंग एज पॉपुलेशन के बड़े हिस्से को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, राइट? जी। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड इसे कैसे डिफाइन करता है? वो इसे ऐसे डिफाइन करते हैं, ये वो इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल है जो तब खुलता है जब आपकी काम करने वाली आबादी आप पर निर्भर आबादी यानी बच्चों और बूढ़ों से ज्यादा हो। और भारत के लिए ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कितनी लंबी है? असाधारण रूप से लंबी। ये 2005-6 के आसपास शुरू हुई और 2055-56 तक चलेगी, पूरे 50 साल। 50 साल? ये तो एक पूरी पीढ़ी है। ज्यादातर देशों को ये मौका सिर्फ 20-25 साल के लिए मिलता है। बिल्कुल, पर इस सुनहरे मौके के साथ एक चेतावनी भी है। एक मैट्रिक होता है सपोर्ट रेशियो, यानी हर एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं। और वो रेशियो अभी क्या है? 2023 में ये रेशियो 10 वर्कर्स टू 1 एल्डरली पर्सन था। 2050 तक ये घटकर सिर्फ 4.6 हो जाएगा। वाओ, 10 से सीधे 4.6। इसका मतलब तो सोशल सिक्योरिटी, पेंशन्स और हेल्थ केयर पर दबाव जबरदस्त बढ़ने वाला है। और ये चैलेंज पूरे देश में एक जैसा नहीं है। यहीं पर भारत की कहानी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। हमारे राज्यों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। जैसे कि एक तरफ केरला और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्य हैं जो एजिंग की चुनौती से जूझ रहे हैं। केरला का TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 1.8 है, जो रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे है। और दूसरी तरफ है उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य, जहां TFR 2.9 और 3.0 है। यहाँ युवा आबादी की भरमार है, लेकिन जॉब्स, स्किल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है। तो ये एक तरह से 2 स्पीड इंडिया वाली बात हो गई। एक हिस्सा रिटायर हो रहा है और दूसरा काम करने को तैयार है, पर उसे टूल्स चाहिए। बिल्कुल, पूरे देश का भविष्य इसी बैलेंस पर टिका है। चलिए अब नेक्स्ट सेगमेंट पर आते हैं। सिर्फ यंग वर्कफोर्स होने से तो कुछ नहीं होता, इसका इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या कनेक्शन है? इसका सीधा कनेक्शन है। 2025 की एक नेचर जर्नल स्टडी ने 25 भारतीय राज्यों का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि वर्किंग एज रेशियो में सिर्फ एक स्टैंडर्ड डिविएशन की वृद्धि से पर कैपिटा इनकम ग्रोथ में 1.9 परसेंटेज पॉइंट्स की बढ़ोतरी हो सकती है। 1.9 परसेंटेज पॉइंट्स, दैट्स ह्यूज। लेकिन यहाँ एक लेकिन जरूर होगा। हाँ, और ये लेकिन बहुत बड़ा है। इसके लिए 5 शर्तें हैं: हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, जेंडर एम्पावरमेंट और सही पॉलिसी एनवायरनमेंट। और यहीं पर पैराडॉक्स आता है ना। एक तरफ ये युवा आबादी ग्रोथ को पुश कर सकती है, दूसरी तरफ यही आबादी संसाधनों पर जबरदस्त दबाव डालती है। एग्जैक्टली। हमारे 40% जिलों में वाटर स्ट्रेस है। हमें 2050 तक 143 से 324 मिलियन नई जॉब्स चाहिए। 324 मिलियन, ये नंबर कल्पना से भी परे है। अर्बनाइजेशन का प्रेशर अलग है। बिल्कुल, 2030 तक 40% से ज्यादा आबादी शहरों में होगी। इस सब को मैनेज करना एक हरक्यूलियन टास्क है। इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम कंपेयर करें तो हम कहां खड़े हैं? ये एक बड़ा एडवांटेज है। भारत की मीडियन एज सिर्फ 28.2 साल है, चीन की 38.8 और यूएसए की 37.7 है। मतलब हमारा वर्कर औसतन चीन के वर्कर से 10 साल जवान है। और मैकिंजी मॉडल के हिसाब से हमारे पास कितना समय है? हमारे पास 2055-56 तक का समय है, यानी करीब 33 साल। इससे पहले कि हम भी एक एजिंग इकोनॉमी की चुनौतियों में फंस जाएं। सवाल यह है कि क्या हम इन 33 सालों का सही इस्तेमाल कर पाएंगे? ठीक है, तो गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है? यहीं पर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का रोल आता है। हाँ, हमारी मुख्य पॉलिसी रही है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 यानी NPP 2000। इसके 3 बड़े ऑब्जेक्टिव थे। क्या थे वो? पहला इमीडिएट ऑब्जेक्टिव था कॉन्ट्रासेप्शन की अनमेट नीड्स को पूरा करना, जो हासिल हो गया। दूसरा मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव था 2010 तक TFR को 2.1 पर लाना। इसमें थोड़ी देर हुई, पर 2020-21 तक हम 2.0 पर पहुंच गए। और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव? वो था 2045 तक जनसंख्या को स्टेबलाइज करना। हम उस रास्ते पर ऑन ट्रैक हैं। NPP 2000 के जो स्पेसिफिक हेल्थ टारगेट्स थे, जैसे IMR को 30 से नीचे लाना या MMR को 100 से नीचे लाना, वो भी पूरे हो गए हैं। तो ऑन पेपर पॉलिसी सफल रही है। हाल के दिनों में इस पर क्या काम हुआ है? 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने भी वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग पर जोर दिया है, लेकिन असली एक्शन जमीन पर हुआ है 2016 में लॉन्च हुए मिशन परिवार विकास के जरिए। ये क्या है? ये एक हाई फोकस प्रोग्राम है जो देश के 7 राज्यों के उन 146 जिलों पर केंद्रित है जहां फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा थे। तो ये टारगेटेड अप्रोच काम कर रहा है। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े तो यही बताते हैं। FY 2024-25 के डेटा को देखें तो लाखों महिलाओं तक गर्भ निरोधक के नए विकल्प पहुंचाए गए हैं, जैसे इंजेक्टेबल्स और IUDs। NFHS 5 का डेटा भी यही दिखाता है कि देश में मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव यूसेज 56.5% तक पहुंच गया है और TFR 2.0 पर है। बैड न्यूज वाली कहानी है। गुड न्यूज यह है कि ओवरऑल सेक्स रेशियो सुधरा है। NFHS 5 के मुताबिक अब हर 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। ये तो अच्छी खबर है। बैड न्यूज क्या है? बैड न्यूज यह है कि सेक्स रेशियो एट बर्थ यानी SRB अभी भी 929 है, जबकि नेचुरल लेवल 952 होना चाहिए। यह एक बड़ी चिंता का विषय है। और ये भी राज्यों में बहुत अलग अलग होगा। बिल्कुल, केरला में ये 1121 है तो हरियाणा में 875 के करीब। यह दिखाता है कि पैट्रिलिनियल प्रेफरेंस यानी बेटे की चाह
डाउरी सिस्टम और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग अभी भी समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए है, सरकार ने पीसीपीएनडीटी एक्ट और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कदम उठाए हैं, पर ये एक सामाजिक लड़ाई है जिसे जीतने में समय लगेगा। बिल्कुल। आबादी का एक और बड़ा पहलू है माइग्रेशन और अर्बनाइजेशन। 2025 में हमारी शहरी आबादी कितनी है? 35% और 2030 तक ये 40% हो जाएगी। 6.5 करोड़ से ज्यादा लोग स्लम्स में रहते हैं। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे शहर प्रवासियों के लिए मैग्नेट्स बने हुए हैं। लेकिन यहाँ एक काउंटर इंट्यूटिव ट्रेंड सामने आया है ना? जी। इंटरनल माइग्रेशन रेट में 2011 से 2023 के बीच 11.78% की कमी आई है। ये तो हैरान करने वाली बात है। लोग अब कम माइग्रेट कर रहे हैं, क्यों? इसके कई कारण हैं। छोटे शहरों और कस्बों में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। पीएमजीएसवाई जैसी योजनाओं से गांव में कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। आयुष्मान भारत जैसी हेल्थ स्कीम्स ने अर्बन रूरल सर्विस गैप को कम किया है। तो अब हर किसी को बड़े शहर भागने की जरूरत महसूस नहीं हो रही। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बिल्कुल। तो हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, पॉपुलेशन एजिंग। हाँ, और ये भारत का डुअल ट्रांजिशन है जो दुनिया में यूनिक है। एक तरफ हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है और दूसरी तरफ हमारी बुजुर्ग आबादी भी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। कितनी तेजी से? 2025 में ये 8.6% है, जो 2047 तक 20% से ज्यादा हो जाएगी। 2070 तक भारत में 250 मिलियन बुजुर्ग होंगे। 250 मिलियन, जो यूएसए की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। इससे तो एक पूरी सिल्वर इकोनॉमी बन जाएगी। बिल्कुल। 2050 तक एल्डरली कंजम्पशन हमारी कुल कंजम्पशन का 15% होगा। पर इसका मतलब हेल्थ केयर और पेंशन सिस्टम्स पर भी जबरदस्त दबाव है। इसी को एड्रेस करने के लिए नेशनल पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजंस 2025 है। जी, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर एक्सेस और डिजिटल इंक्लूजन पर फोकस कर रही है। इन सब पॉलिसीज को जमीन पर उतारता कौन है? इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी क्या है? ये एक मल्टी लेवल स्ट्रक्चर है। केंद्र में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है और जमीन पर असली काम आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी वर्कर्स का नेटवर्क करता है। हमारे पास लगभग 11 लाख आशा वर्कर्स हैं। जी, ये महिलाएं कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग की रीढ़ हैं। और इनके काम करने का तरीका भी बदला है, कोएर्जन से चॉइस की तरफ। ये सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है। 1970s के दशक की जबरदस्ती वाली फैमिली प्लानिंग से हम अब चिल्ड्रन बाय चॉइस नॉट चांस के वॉलंटरी राइट्स बेस्ड अप्रोच पर आ गए हैं। तो सब कुछ इतना अच्छा है, तो फिर चुनौतियां कहाँ हैं? डिविडेंड को कैश इन करने में सबसे बड़े रोड ब्लॉक्स क्या हैं? सबसे बड़ी चुनौती वही है जिसकी हमने पहले बात की, स्पेशल हेट्रोजीनिटी। यूपी और बिहार जैसे राज्य जहां टीएफआर अभी भी ज्यादा है, देश की 40% से ज्यादा जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरी चुनौती? फैमिली प्लानिंग की अनमेट नीड जो राष्ट्रीय स्तर पर 9.4% है। इसका कारण साइड इफेक्ट से जुड़े मिथक और दूर दराज के इलाकों में एक्सेस की कमी है। और तीसरा रोड ब्लॉक, जेंडर। विदाउट अ डाउट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारे यहाँ सिर्फ 37.6% है, जबकि पुरुषों के लिए ये 76.4% है। हम अपनी आधी पोटेंशियल वर्कफोर्स को इफेक्टिवली इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। तो आखिर में इस डिविडेंड को हकीकत में बदलने के लिए नॉन नेगोशिएबल शर्तें क्या है? फाइनल चेकलिस्ट क्या है? इसके लिए एक 3 कंडीशंस मॉडल है। फर्स्ट कंडीशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फाउंडेशन। आपको एक स्वस्थ लेबर फोर्स चाहिए। सेकंड कंडीशन, क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल्स डेवलपमेंट। हमारे 42.6% ग्रेजुएट्स ही इमीडिएटली एम्प्लॉयबल हैं। ये स्किल गैप बहुत बड़ा है। और तीसरा और सबसे जरूरी, थर्ड एंड मोस्ट क्रिटिकल कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड प्रोडक्टिविटी। हमें हर साल 10 से 15 मिलियन फॉर्मल जॉब्स बनानी होंगी। अभी हम लगभग 7.8 मिलियन नॉन फार्म जॉब्स बना पा रहे हैं। ये गैप सबसे बड़ी चुनौती है। और अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो ये डिविडेंड एक डेमोग्राफिक लायबिलिटी, एक बोझ बन जाएगा। इससे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, क्राइम और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसीलिए ग्रामीण विकास पर फोकस करना इतना जरूरी है। MGNREGA जैसी रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, एग्रीकल्चरल क्रेडिट, फूड सिक्योरिटी और महिला सशक्तिकरण के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये सब जनसंख्या के दबाव को मैनेज करने के लिए क्रिटिकल हैं। बिल्कुल। तो संक्षेप में भारत एक यूनिक डेमोग्राफिक क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। हमारे पास एक युवा आबादी का सुनहरा अवसर भी है और एक तेजी से बूढ़ी होती आबादी की चुनौती भी। बिल्कुल। ये केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, नीतिगत कार्यान्वयन और सामाजिक परिवर्तन का एक जटिल संगम। और इसी के साथ हम अपने लिसनर्स के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। क्या भारत अपनी नीतियों को इतनी तेजी से और प्रभावी ढंग से लागू कर पाएगा कि वो अपने 50 साल के विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को एक वास्तविक आर्थिक चमत्कार में बदल सके, या ये इतिहास का सबसे बड़ा गवाया हुआ अवसर बन जाएगा? आज हम इंडियन एग्रीकल्चर की दुनिया में एक गहरी छानबीन करने जा रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें विशालता भी है, गहरे विरोधाभास भी हैं और एक बहुत बड़ा बदलाव भी। हम इसके 5 मुख्य पहलुओं को एक एक करके समझेंगे। सेक्टर का स्टेटस, टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल बदलाव, परफॉर्मेंस और चैलेंजेस, फूड सिक्योरिटी का पैराडॉक्स और आखिर में रूरल क्रेडिट सिस्टम की पूरी बनावट। बिल्कुल। हमारा मकसद इंडियन एग्रीकल्चर के हर पिलर को समझना है, मतलब इसकी आर्थिक नींव से लेकर 27.5 लाख करोड़ के विशाल एग्रीकल्चरल क्रेडिट इकोसिस्टम तक। हम देखेंगे कि कैसे उत्पादन के रिकॉर्ड्स के बावजूद जमीनी स्तर पर चुनौतियां बनी हुई हैं। चलिए तो सबसे पहले इंडियन एग्रीकल्चर के स्केल को समझते हैं। ये कितना बड़ा है। हमारे पास 4 मुख्य आंकड़े हैं। पहला है जीवीए कंट्रीब्यूशन। शुरू करने से पहले जीवीए और जीवीओ ये 2 शब्द बार बार आएंगे। आम सुनने वाले के लिए क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं? जरूर। जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है एक साल में पैदा हुई कुल फसल, दूध या मछली की मार्केट वैल्यू।
और जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब है कि उस जीवीए में से बीज, खाद जैसी लागतों को घटाने के बाद जो असली मूल्य बचता है वो। तो जीवीए एक तरह से इकोनॉमी में एग्रीकल्चर के असल योगदान को दिखाता है। बहुत बढ़िया। तो पहला आंकड़ा यही जीवीए है जो FY24 में देश की नॉमिनल जीडीपी का लगभग 16% था। ये प्री लिबरलाइजेशन के 18-20% से कम हुआ है, जो दिखाता है कि अब इकोनॉमी में सर्विसेज सेक्टर का दबदबा ज्यादा है। हाँ, ये परसेंटेज में गिरावट है, पर ये पूरी कहानी नहीं है। अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू देखें तो 2011-12 से अब तक जीवीए में 225% की बढ़ोतरी हुई है। दूसरा आंकड़ा रोजगार का है। FY24 में देश की 46.1% आबादी मतलब करीब 44 करोड़ लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इसी सेक्टर पर निर्भर है। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। और तीसरा आंकड़ा है ग्रोथ का। पिछले कुछ सालों में एग्रीकल्चरल सेक्टर ने 3.8% से 5% की एनुअल ग्रोथ दिखाई है। ये सर्विसेज यानी 7.2% और इंडस्ट्री यानी 6.2% से कम जरूर है, लेकिन इसमें एक तरह की रेजिलियंस है। और चौथा और आखिरी आंकड़ा है आउटपुट वैल्यू यानी जीवीओ का। FY23-24 में कांस्टेंट प्राइसेस पर ये 2,949,000 करोड़ था, यानी 2011-12 से इसमें 54.6% का रियल इंक्रीज हुआ है। लेकिन इन बड़े आंकड़ों के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी है जो शायद पूरी कहानी की जड़ है, और वो है जमीन का बंटवारा। आप लैंड होल्डिंग स्ट्रक्चर की बात कर रही हैं। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। 86% से ज्यादा किसानों के पास 2 हेक्टेयर यानी करीब 5 एकड़ से भी कम जमीन है, और इसमें भी आधे से ज्यादा मतलब 50.8% किसानों के पास तो 0.5 हेक्टेयर यानी 1.25 एकड़ से भी कम जमीन है। बिल्कुल, और इसका सीधा असर एफिशिएंसी पर पड़ता है। इतनी छोटी जमीन पर आप बड़े ट्रैक्टर या मॉडर्न मशीन्स नहीं चला सकते, स्केल का फायदा नहीं उठा सकते, इसीलिए नई टेक्नोलॉजी अपनाने में रुकावट आती है और क्रेडिट लेने में भी दिक्कत होती है। इसी वजह से शायद फार्मर्स की इनकम भी कम है। नाबार्ड का 2019 का सर्वे बताता है कि एक एवरेज फार्म फैमिली की सालाना आय सिर्फ 82,971 रुपए थी। ये तो महीने के 7,000 रुपए से भी कम हुआ। सही कहा। और इसी मुश्किल से निकलने के लिए फार्मर्स की प्रायोरिटीज में एक बड़ा शिफ्ट दिख रहा है। अभी भी जीवीओ में क्रॉप प्रोडक्शन का शेयर 54.1% है, लेकिन सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेगमेंट है लाइव स्टॉक एंड डेयरी। इसका शेयर अब 26.4% हो गया है, और यह हर साल लगभग 12.99% की रफ्तार से बढ़ रहा है। फिशरीज 12.5% और फॉरेस्ट्री 6.9% पर है। इसका मतलब यह है कि फार्मर्स अब सिर्फ फसल उगाने पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, वो ज्यादा मुनाफे वाली और क्लाइमेट रेजिलिएंट एक्टिविटीज जैसे दूध या मछली पालन की तरफ जा रहे हैं। हाँ, ये एक जरूरी डाइवर्सिफिकेशन है, लेकिन ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे 60 साल की एक पूरी कहानी है, जिसे हम एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की 4 वेव्स में समझ सकते हैं। चलिए इन वेव्स को समझते हैं। पहली लहर तो ग्रीन रेवोल्यूशन ही होगी, 1960 से 80s वाली। इसका पूरा फोकस HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन पर था, और आउटकम था फूड सेल्फ सफिशिएंसी। बिल्कुल, लेकिन इसकी अपनी लिमिटेशंस थी। इसने मोनोकल्चर को बढ़ावा दिया और रीजनल इनइक्वालिटी बढ़ी। इसके बाद आई दूसरी लहर, पॉलिसी लिबरलाइजेशन, 1991 से 2010। इसमें मार्केट ओपनिंग हुई और प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हुई। किसान क्रेडिट कार्ड KCC भी इसी दौरान आया। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा जबरदस्त था। भारत का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जो कभी $3 बिलियन था, वो बढ़कर $40 बिलियन से भी ज्यादा हो गया। फिर आई तीसरी लहर, सस्टेनेबल फोकस, 2010 से 2020। यहाँ सरकार को समझ आया कि सिर्फ पैदावार बढ़ाना काफी नहीं है, हमें जमीन और पानी को भी बचाना होगा। अच्छा, तो यहीं से NMSA, सॉइल हेल्थ कार्ड्स और पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसी स्कीम्स आई। PM फसल बीमा योजना PMFBY भी 2016 में इसी सोच के साथ आई। और अब हम चौथी और सबसे नई लहर में है, डिजिटल रेवोल्यूशन 2020 to 2025। इसका पूरा फोकस एग्रीकल्चर के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI बनाने पर है। लक्ष्य है डेटा ड्रिवन प्रिसिजन फार्मिंग करना। इसी डिजिटल रेवोल्यूशन का कोर है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, जिसके लिए 2024 से 2,817 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसका सबसे मुख्य कंपोनेंट है एग्रीस्टैक। ये क्या है? एग्री स्टैक को आप किसानों के लिए एक तरह का डिजिटल आइडेंटिटी समझ सकते हैं। इसमें यूनिफाइड फार्मर रजिस्ट्री, जियो टैग लैंड डेटाबेस, सॉइल हेल्थ डेटा और रियल टाइम एडवाइजरीज सब कुछ एक जगह पर होगा। ये तो बहुत एम्बिशियस लगता है। दूसरा कंपोनेंट क्या है? दूसरा कंपोनेंट है eNAM प्लेटफॉर्म, जो एक नेशनल डिजिटल मार्केट है। इसका मकसद देश की सभी मंडीज को ऑनलाइन जोड़ना है। अभी तक 1410 मंडीज इंटीग्रेट हो चुकी हैं, 1.78 करोड़ फार्मर्स रजिस्टर्ड हैं और 4.01 लाख करोड़ का ट्रेड हुआ है। और तीसरा कंपोनेंट है AI, IoT और ड्रोन्स का इस्तेमाल। एग्रीकल्चर में इनका क्या काम है? क्या सच में भारत के गांव में किसान ड्रोन उड़ा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, IoT सेंसर्स सॉइल मॉइस्चर मॉनिटर करते हैं, AI यील्ड फोरकास्टिंग में मदद करता है, और नमो ड्रोन दीदी जैसी स्कीम के जरिए सब्सिडाइज्ड ड्रोन एक्सेस दिया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे 30-50% तक वाटर सेविंग्स हुई है। ये तो हुए टेक्निकल चेंजेस, लेकिन टेक्नोलॉजी को जमीन पर उतारने के लिए इंस्टीट्यूशनल पिलर्स की भी जरूरत होती है। इस मामले में क्या हो रहा है? इसमें 3 मुख्य इंस्टीट्यूशनल पिलर्स हैं। पहला है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, यानी किसानों तक नई जानकारी पहुंचाना। इसके लिए ATMR सिस्टम है जो 650 डिस्ट्रिक्ट्स में काम करता है, और 728 कृषि विज्ञान केंद्र का KVK नेटवर्क है। और दूसरा पिलर? दूसरा पिलर है फार्मर एग्रीगेशन, मतलब FPOs। 5000 से ज्यादा FPOs आज ऑपरेशनल हैं। ये 200 से 500 छोटे फार्मर्स को एग्रीगेट करते हैं फॉर कलेक्टिव मार्केटिंग एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और तीसरा पिलर है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। इसकी मुख्य इनिशिएटिव है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम।
26 करोड़ से ज्यादा सॉइल सैंपल्स टेस्ट हुए हैं और 12 करोड़ से ज्यादा फार्मर्स को कार्ड्स जारी किए गए हैं। इसका इम्पैक्ट जमीन पे दिखा है। फर्टिलाइजर यूज में 20-25% की कमी आई है, जिससे फार्मर्स को 2,500 से 5,000 रुपए पर हेक्टेयर की सीधी बचत हो रही है। ठीक है, तो हमने देखा कि तकनीक और संस्थाएं दोनों स्तर पर बहुत कुछ हो रहा है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। एक तरफ तो हम रिकॉर्ड प्रोडक्शन की खबरें सुनते हैं, इसके पीछे क्या ड्राइवर्स हैं? इसके ड्राइवर्स साफ हैं। नॉर्मल मॉनसून, स्ट्रॉन्ग एमएसपी इंक्रीसेस, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और सर्जिंग लाइवस्टॉक सेक्टर जो 10% से ज्यादा की ग्रोथ दिखा रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। रिकॉर्ड आउटपुट के बावजूद परसिस्टेंट यील्ड गैप्स की बात होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारी पर हेक्टर पैदावार ग्लोबल बेस्ट के मुकाबले बहुत कम है। राइस में हमारा गैप 38-48% है, व्हीट में 28-40, पल्सेस में 40-50 और सोयाबीन में तो ये गैप सबसे ज्यादा 55-65% है। ये अंतर इतना ज्यादा क्यों है? इसके की लिमिटिंग फैक्टर्स क्या हैं? मुख्य रूप से तो फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, इरिगेशन डेफिसिट, आज भी 55% नेट सोन एरिया अनइरिगेटेड है, सॉइल डिग्रेडेशन और क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 बताता है कि 2022-24 में 18% दिन हीट वेव्स थे, जबकि बेसलाइन में ये सिर्फ 5% थे। और यहीं पर इंडियन एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा और शायद सबसे परेशान करने वाला पैराडॉक्स सामने आता है, द ग्रेट इंडियन फूड पैराडॉक्स। इसे समझाइए। ये एक ऐसी पहेली है जो सबको हैरान करती है। एक तरफ हमारे पास नेशनल फूड सफिशिएंसी है। FY24 में 354 मिलियन टन्स का रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ। हमारे पास 40+ मिलियन टन्स का बफर स्टॉक है और पर कैपिटा प्रोडक्शन 248 kg पर्सन है, जो ग्लोबल एवरेज से भी ज्यादा है। यानी ये अनाज की कोई कमी नहीं है, गोदाम भरे पड़े हैं। फिर विरोधाभास कहाँ है? विरोधाभास दूसरी तरफ है, जहां हमें अलार्मिंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज दिखती हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 105 आउट ऑफ 125 है। सिवियर हंगर कैटेगरी में चाइल्ड स्टंटिंग रेट 35.5% है, जो ग्लोबली हाईएस्ट है, और 190 to 100 मिलियन लोग अंडर नरिश्ड हैं। ये संख्या भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये बात समझ से परे है। हमारे गोदाम भरे हैं, फिर भी इतने लोग भूखे और कुपोषित क्यों हैं? इस हंगर के रूट कॉजेस क्या हैं? इसके कई कारण हैं। फर्स्ट, इनकम एंड परचेजिंग पावर गैप। 164 मिलियन लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं और 8.4% प्लस फूड इन्फ्लेशन परचेजिंग पावर कम करती है। सेकंड, इनएडिक्वेट डाइटरी डाइवर्सिटी। 70% कैलोरीज सीरियल से आती हैं, जिसे हिडन हंगर कहते हैं। थर्ड, पीडीएस इनएफिशिएंसीज। 80 करोड़ बेनिफिशरीज के बावजूद 10-15% लीकेज और क्वालिटी इश्यूज हैं। और भी कारण है? हाँ। फोर्थ, हेल्थ एंड सैनिटेशन। पुअर सैनिटेशन से न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन कम होता है। फिफ्थ, जेंडर एंड सोशल इनइक्वालिटी। 33% महिलाएं एनीमिक हैं। एंड फाइनली, क्लाइमेट एंड सीजनल वल्नरेबिलिटी, जो फूड इनसिक्योरिटी को और बढ़ाती है। ये वास्तव में एक जटिल समस्या है। चलिए अब अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट पर आते हैं, रूरल क्रेडिट सिस्टम। ये पैसा आता कहां से है? ये एक बहुत बड़ा और जटिल सिस्टम है। इसकी फॉर्मल आर्किटेक्चर 3 लेवल की है। लेवल 1 पर एपेक्स इंस्टीट्यूशन है नेबार्ड, जिसका रोल रीफाइनेंसिंग और सुपरविजन का है। ठीक है, तो नाबार्ड सबसे ऊपर है। लेवल 2 पर कौन है? लेवल 2 पर इंटरमीडियरीज हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स और आरआरबीज। इसमें शॉर्ट टर्म कोऑप क्रेडिट का 3 टियर स्ट्रक्चर है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स SCBs, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स DCBs और प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज यानी पैक्स, जो फार्मर से फाइनल लिंक है। और लेवल 3 पर? लेवल 3 पर ग्राउंड लेवल में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स SCBs आते हैं, जो डायरेक्ट लेंडिंग में लार्जेस्ट प्लेयर्स हैं। ये सभी मिलकर ग्राउंड लेवल एग्रीकल्चरल क्रेडिट यानी GLC बनाते हैं, जिसका FY25 का टारगेट 27.5 लाख करोड़ रुपए है। ये तो हुई इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की बात, लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मतलब इनफॉर्मल क्रेडिट, वो भी तो एक बड़ी हकीकत है। बिल्कुल। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का इंटरेस्ट रेट सब्सिडीज के साथ 4-9% होता है, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जैसे मनी लेंडर से क्रेडिट 24 to 60% एनुअली पर मिलता है। इसकी वजह है स्पीड, एक्सेसिबिलिटी और कोलैटरल की जरूरत न होना। और इसका सबसे ज्यादा असर स्मॉल फार्मर्स पर होता है। हाँ, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का 40% क्रेडिट आज भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से आता है, जो उन्हें डेट के साइकिल में फंसा देता है। इस पाइपलाइन को स्ट्रेंथन करने के लिए हाल में क्या इनोवेशंस हुए हैं? 3 बड़े पॉलिसी इनोवेशंस हैं। फर्स्ट, किसान क्रेडिट कार्ड KCC एक्सपेंशन, जो अब 7 करोड़ से ज्यादा फार्मर्स के पास है। सेकंड, SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, जिससे 90.9 लाख SHGs जुड़े हैं और लो डिफॉल्ट रेट्स हैं, सिर्फ 2-3%। थर्ड, पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम, जो टेनेंट और लैंडलेस फार्मर्स को लेंडिंग इनकरेज करती है। और चुनौतियां क्या हैं? 4 बड़ी चुनौतियां हैं। फर्स्ट, क्रेडिट टू GVA कंसर्न। क्रेडिट ग्रोथ 10-12%, GVA ग्रोथ 3-5% से तेज है, जो ओवर एक्सटेंशन का संकेत है। सेकंड, कॉर्पोरेटिव फ्रिजिलिटी 30-40% PACS वीक है। थर्ड, टेक्नोलॉजी डिवाइड, डिजिटल लेंडिंग 50% से ज्यादा फार्मर्स को एक्सक्लूड करता है। फोर्थ, क्लाइमेट रिस्क, एक्सट्रीम वेदर लोन डिफॉल्ट्स बढ़ा रहा है। तो इंडियन एग्रीकल्चर की ये तस्वीर कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ रिकॉर्ड प्रोडक्शन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और क्रेडिट एक्सपेंशन है, दूसरी तरफ स्मॉल होल्डर फ्रेगमेंटेशन, प्रोडक्टिविटी गैप्स, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और क्लाइमेट रिस्क की गहरी चुनौतियां हैं। लाइवस्टॉक सेक्टर का 12.99% CAGR और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का 2817 करोड़ रुपए का आउटले ये भविष्य की दिशा जरूर दिखाते हैं। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, क्या एग्री स्टैक और डिजिटल लेंडिंग जैसी इनोवेशंस रूरल क्रेडिट सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी यानी कोऑपरेटिव फ्रेजिलिटी को एड्रेस कर सकती हैं, ताकि 68% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के जाल से निकालकर फॉर्मल फाइनेंशियल पाइपलाइन में लाया जा सके? असली ट्रांसफॉर्मेशन इसी सवाल के जवाब में छिपा है।
आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत वाकई दुनिया की अगली फैक्ट्री बनने की राह पर है। पॉलिसी तो बन गई है, बड़े बड़े दावे भी है, पर क्या जमीन पर इसका असर दिख रहा है? हमारे पास जो स्रोत है वो भारत के औद्योगिक ढांचे में आए बदलावों की एक पूरी तस्वीर पेश करते हैं। तो चलिए इस इंडस्ट्रियल पजल के एक एक पीस को जोड़कर देखते हैं कि आखिर तस्वीर क्या बनती है। बिल्कुल, और इस सफर को समझने के लिए इसे 3 हिस्सों में देखना जरूरी है। एक था 1991 से पहले का लाइसेंस राज, फिर आया पोस्ट 1991 लिबरलाइजेशन, और अब 2014 से चल रहा है मेक इन इंडिया का दौर। और इन तीनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क है सरकार के किरदार का। सरकार अब एक सख्त रेगुलेटर की भूमिका से हटकर एक फैसिलिटेटर यानी मददगार की भूमिका में आ रही है। ये एक बड़ा शिफ्ट है, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर का। लेकिन क्या ये बदलाव जमीन पर महसूस हो रहा है? शायद इसका सबसे बड़ा जवाब हमें मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में मिलेगा। सही कहा। 25 सितंबर 2014 को लॉन्च हुआ मेक इन इंडिया। इसी फैसिलिटेटर माइंडसेट का ब्लूप्रिंट है। इसके 4 स्तंभ हैं। पहला है न्यू प्रोसेसेस, जिसका मकसद है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारना। जैसे कि कोई कंक्रीट उदाहरण? जैसे अब किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिर्फ 8.5 हफ्तों में मिल सकती है, जो पहले महीनों का काम था। और दूसरा स्तंभ है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात होती है, जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या DMIC। स्रोत बताते हैं कि इसमें 2.47 लाख करोड़ का निवेश हुआ है, और साथ ही 3,360 किलोमीटर के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स भी हैं। 3,360 किलोमीटर, ये तो लगभग कश्मीर से कन्याकुमारी जितनी दूरी है। मतलब हम सिर्फ मालगाड़ियों के लिए एक पूरा सुपर हाईवे बना रहे हैं। यकीनन इससे माल ढुलाई का समय और लागत दोनों में भारी कमी आएगी। तीसरा स्तंभ है न्यू सेक्टर्स खोलना। 25 नए सेक्टर्स में निवेश के दरवाजे खोले गए। डिफेंस और कोल जैसे सेक्टर्स भी। बिल्कुल, डिफेंस सेक्टर में 74% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब ऑटोमेटिक रूट से आ सकता है, और कोल माइनिंग में 100% FDI की इजाजत है। और चौथा और सबसे अहम स्तंभ है न्यू माइंडसेट। सरकार अब नेविगेटर की सीट पर है। इसका ताजा उदाहरण है PM मित्रा स्कीम, जिसके तहत 7 बड़े टेक्सटाइल पार्क्स बनाने के लिए 4,445 करोड़ रखे गए हैं। और इसी फैसिलिटेटर माइंडसेट का शायद सबसे बड़ा और चर्चित उदाहरण है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम। ये स्कीम आजकल हर जगह चर्चा में है। ये बाकी योजनाओं से अलग कैसे है? ये गेम चेंजर इसलिए है क्योंकि ये प्रोत्साहन और परफॉर्मेंस को जोड़ती है। सरकार अब सिर्फ फैक्ट्री लगाने के लिए सब्सिडी नहीं दे रही, बल्कि प्रोडक्शन और सेल्स टारगेट हासिल करने पर इंसेंटिव दे रही है। इसके जून 2025 तक के आंकड़े देखें, 14 सेक्टर्स में 1.76 लाख करोड़ रुपए का असल निवेश आ चुका है। और प्रोडक्शन? इन कंपनियों ने मिलकर 16.5 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन या सेल्स किया है, जो तय टारगेट से भी ज्यादा है। और नौकरियों का क्या? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट तो आता है पर जॉब्स नहीं आती। यहाँ आंकड़े बेहतर हैं। इस स्कीम से 12 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स पैदा हुई हैं। Yes. सरकार अब तक 21,534 करोड़ के इंसेंटिव्स बांट भी चुकी है। कुछ सेक्टर्स में तो इसका असर कमाल का रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, खासकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन FY21 से FY25 के बीच 146% बढ़ा है और 5.25 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। और मोबाइल एक्सपोर्ट्स? मोबाइल एक्सपोर्ट्स 8 गुना बढ़ गए हैं। 8 गुना? तो आप कह रहे हैं कि सरकार अब हर किसी को सब्सिडी देने के बजाय सिर्फ चैंपियंस पर दाव लगा रही है? क्या ये सपोर्ट फॉर ऑल से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की तरफ एक शिफ्ट है? आप इसे ऐसे देख सकती हैं, ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। अब ब्रॉड बेस्ड इंसेंटिव्स की जगह टारगेटेड परफॉर्मेंस बेस्ड सपोर्ट दिया जा रहा है, ताकि भारत कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। फार्मास्यूटिकल्स भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। बेहतरीन उदाहरण है। क्यूमुलेटिव सेल्स 2.66 लाख करोड़ रुपए की हुई हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी APIs के लिए चीन पर निर्भर रहने की जगह अब एक नेट एक्सपोर्टर बन गया है। यही कहानी टेक्सटाइल्स में भी है, जहां 1.27 लाख करोड़ रुपए की क्यूमुलेटिव सेल्स हुई हैं। ठीक है, तो एक तरफ तो ये नई नीतियां हैं जो प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रही हैं, लेकिन किसी भी इंडस्ट्री की नींव उसके वर्कर्स होते हैं, और भारत में लेबर लॉस को हमेशा से एक बड़ी उलझन माना जाता रहा है। यहाँ क्या बदलाव हुए हैं? यहाँ एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। 29 अलग अलग पुराने लेबर लॉज को खत्म करके उन्हें 4 आसान कोड्स में कंसोलिडेट कर दिया गया है। ये नए कानून 21 नवंबर 2025 से पूरी तरह लागू हो जाएंगे। तो पहला कोड कौन सा है? पहला है कोड ऑन वेजेस 2019। इसकी सबसे बड़ी बात है यूनिवर्सल कवरेज। पहले देश के सिर्फ 30% वर्कर्स ही मिनिमम वेज के दायरे में आते थे, अब 100% वर्कर्स कवर होंगे। 100%? इसका मतलब ये हुआ कि घर में काम करने वाले से लेकर एक छोटे से ढाबे पर काम करने वाले तक सबको मिनिमम वेज का अधिकार मिलेगा। बिल्कुल, और सिर्फ इतना ही नहीं, वेज की परिभाषा को भी स्टैंडर्डाइज किया गया है। अब बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस को मिलाकर कुल तनख्वाह का कम से कम 50% होना ही चाहिए। और एक नेशनल फ्लो वेज की भी बात है। सही, केंद्र सरकार एक नेशनल फ्लो वेज तय करेगी, जिससे कम मिनिमम वेज कोई भी राज्य नहीं रख पाएगा। अनुमान है कि अकेले इस एक कदम से इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स की सालाना आमदनी में 30,000 से 40,000 रुपए का इजाफा हो सकता है। दूसरा कोड सोशल सिक्योरिटी पर है। इसमें गिग वर्कर्स को शामिल करने की बात कही गई है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे लागू कैसे किया जाएगा? उबर, स्विगी जैसी कंपनियों में काम करने वालों को सोशल सिक्योरिटी का फायदा कैसे मिलेगा? इसका खर्च कौन उठाएगा? ये बहुत जरूरी सवाल है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में पहली बार प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी का प्रावधान है। इसके तहत उबर, स्विगी जैसे एग्रीगेटर्स को अपने रेवेन्यू का एक हिस्सा एक सोशल सिक्योरिटी फंड में जमा करना होगा, जिसका इस्तेमाल इन वर्कर्स के लिए किया जाएगा। ये एक बड़ा कदम है। कवरेज कितना बड़ा है? आंकड़ों के हिसाब से भारत में सोशल सिक्योरिटी का नेट 2015 में सिर्फ 19% आबादी को कवर करता था। 2025 में यह बढ़कर 64% हो गया है, और 2028 तक इसके 80% पार करने का अनुमान है। और तीसरा कोड इंडस्ट्रियल रिलेशंस पर है।
इसमें 300 से कम वर्कर्स वाली कंपनियों को छटनी या बंदी के लिए सरकारी मंजूरी की शर्त से छूट दी गई है। क्रिटिक्स इसे हायर एंड फायर पॉलिसी को बढ़ावा देने वाला कदम बताते हैं। क्या ये चिंता जायज है? देखिए, इसके दोनों पहलू हैं। उद्योग जगत का कहना है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें स्केल अप करने और ज्यादा लोगों को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहित करेगी। वहीं ट्रेड यूनियंस को चिंता है कि इससे जॉब सिक्योरिटी कम हो सकती है। इसी कोड में एक संतुलन बनाने की कोशिश भी है, जैसे अब सिर्फ उसी ट्रेड यूनियन को मान्यता मिलेगी जिसके पास कम से कम 10% वर्कर्स की मेंबरशिप हो। और चौथा और आखिरी कोड वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 यानी OSH कोड। इसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को सख्त किया गया है। हर कंपनी के लिए अब हजार्ड असेसमेंट और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स बनाना अनिवार्य होगा। और ये आज के दौर का कानून है। इसमें प्लेटफॉर्म वर्क और वर्क फ्रॉम होम को भी साफ तौर पे कवर किया गया है। और जुर्माने का क्या? सेफ्टी नियमों के गंभीर उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ाकर 25 लाख तक कर दिया गया है। तो ये तो हुई पॉलिसी और सुधार की बातें। अब जरा इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस पर आते हैं। इसका सबसे बड़ा बैरोमीटर है IIP यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। FY25 का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? FY25 के लिए पूरे साल का इंडस्ट्रियल ग्रोथ का अनुमान 6.2% है, जो एक मजबूत आंकड़ा है। जुलाई 2025 में साल दर साल ग्रोथ 3.5% थी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 5.4% थी। लेकिन अक्टूबर 2025 में -0.4% की गिरावट भी देखी गई, जो अगस्त 2024 के बाद सबसे कम थी। गिरावट? लेकिन क्यों, जब PLI जैसी स्कीमें चल रही हैं और मांग भी मजबूत है? इसकी मुख्य वजह बाहरी हैं। वीक ग्लोबल डिमांड और कई देशों का ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म हमारे ग्रोथ ड्राइवर्स मजबूत हैं। PLI के तहत 806 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। डोमेस्टिक डिमांड में कंजम्पशन ग्रोथ 7.3% रही है और FY25 में $81.04 बिलियन का रिकॉर्ड FDI आया। लेकिन हम वैश्विक अर्थव्यवस्था से अलग नहीं रह सकते। एक और चिंता की बात है हाई कैपिटल इंटेंसिटी। हाई कैपिटल इंटेंसिटी, लो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। आसान शब्दों में इसका क्या मतलब है? इसका सरल मतलब यह है कि फैक्ट्री में करोड़ों की मशीनें तो लग रही हैं, पर उन्हें चलाने के लिए लोग कम लग रहे हैं। यानी इन्वेस्टमेंट तो आ रहा है, पर उसके अनुपात में उतनी नौकरियां पैदा नहीं हो रही। और यहीं से एक जरूरी सवाल उठता है कि अगर बड़ी इंडस्ट्री में ज्यादा नौकरियां नहीं बन रही तो एम्प्लॉयमेंट का इंजन आखिर कौन है? And that naturally brings us to the backbone of our economy, the MSMEs. बिल्कुल, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। FY24-25 के आंकड़े देखें तो देश में 6.3 करोड़ से ज्यादा MSMEs हैं। ये 7.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधा रोजगार देते हैं। और GVA कंट्रीब्यूशन? देश की ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी GVA में इनका 30.1% का योगदान है। और एक्सपोर्ट्स में तो इन्होंने कमाल किया है। FY24-25 में इनका एक्सपोर्ट वैल्यू 12.39 लाख करोड़ था, जो FY21 के मुकाबले 3 गुना है। इन्हें और बढ़ावा देने के लिए भी कुछ सुधार हुए हैं, खासकर इनकी परिभाषा को लेकर। हाँ, FY2025-26 बजट में MSME की परिभाषा को और बड़ा किया गया है ताकि ज्यादा कंपनियां इसके दायरे में आ सकें। इन्वेस्टमेंट लिमिट्स को 2.5 गुना बढ़ाया गया है। अब माइक्रो एंटरप्राइज वो है जिसका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ तक हो। स्मॉल के लिए यह सीमा 25 करोड़ है और मीडियम के लिए 125 करोड़ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक बिजनेस जिसका इन्वेस्टमेंट मान लीजिए 20 करोड़ है, वो पहले मीडियम एंटरप्राइज माना जाता था, पर अब वो स्मॉल एंटरप्राइज कहलाएगा। इससे उसे जमीनी स्तर पर क्या फायदा होगा? यही गेम चेंजर है। स्मॉल एंटरप्राइज बनते ही वो उन सभी सरकारी योजनाओं, आसान कर्ज और सरकारी खरीद में प्राथमिकता का हकदार हो जाता है, जो पहले सिर्फ बहुत छोटी कंपनियों के लिए थी। इसी तरह टर्नओवर थ्रेशोल्ड्स को भी दोगुना कर दिया गया है। और इन्हें सपोर्ट करने के लिए कौन सी योजनाएं हैं? इन्हें सपोर्ट करने के लिए उद्यम पोर्टल है, जिस पर 1.3 करोड़ से ज्यादा MSMEs रजिस्टर कर चुके हैं। 18 तरह के कारीगरों के लिए PM विश्वकर्मा स्कीम है और PMEGP जैसी योजना ने अकेले FY24 में 7.12 लाख नौकरियां पैदा की। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन भारत की एक सच्चाई ये भी है कि विकास हर जगह एक जैसा नहीं होता। रीजनल इम्बैलेंस यानी क्षेत्रीय असमानता एक बहुत बड़ी चुनौती है। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े चौंकाने वाले। ये जमीन आसमान का फर्क दिखाते हैं। देश के टॉप 5 औद्योगिक राज्य मिलकर मैन्युफैक्चरिंग GVA और रोजगार का 55% से ज्यादा हिस्सा देते हैं। वहीं बॉटम 5 राज्यों का हिस्सा 5% से भी कम है। और पर कैपिटा इनकम में? पर कैपिटा इनकम में तो 4 गुना का अंतर है। महाराष्ट्र में ये 3.87 लाख रुपीस है, तो बिहार में सिर्फ 92,000 रुपीस। 4 गुना? इसकी वजह क्या है? क्यों कुछ राज्य इतना आगे हैं और कुछ इतना पीछे? इसके पीछे कई ऐतिहासिक और ढांचागत कारण हैं। पहला है हिस्टोरिकल एंड एग्लोमरेशन इफेक्ट्स, यानी तटीय राज्यों में औद्योगिकरण पहले शुरू हुआ। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्पैरिटी, बंदरगाह, रेलवे, बिजली की बेहतर सुविधा हमेशा से कुछ ही राज्यों में केंद्रित रही है। तीसरा है पॉलिसी एंड गवर्नेंस गैप्स। टॉप स्टेट्स में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर है और वहां पावर टैरिफ पिछले राज्यों के मुकाबले 30-40% तक कम है। और चौथा कारण? चौथा कारण है मार्केट एक्सेस एंड ह्यूमन कैपिटल। बड़े बाजारों से नजदीकी और स्किल्ड वर्कर्स का पिछले राज्यों से विकसित राज्यों की ओर ब्रेन ड्रेन इस खाई को और चौड़ा करता है। इस तस्वीर का एक और अहम हिस्सा है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी सरकारी कंपनियां। यहाँ भी एक बड़े बदलाव की बात हो रही है। हाँ, यहाँ सोच में एक बुनियादी बदलाव आया है। अब फोकस रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन से हटकर वैल्यू क्रिएशन पर आ गया है। PSEs को अब 2 श्रेणियों में बांटा गया है। स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स जैसे डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, यहाँ सरकार कम से कम 51% हिस्सेदारी अपने पास रखेगी। और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स की कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन, कंसोलिडेशन या क्लोजर के लिए टारगेट किया गया है। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट के आंकड़े देखें तो रिसीट्स घट रही हैं। FY23 में ये 35,294 करोड़ थी, जो FY25 में सिर्फ 9,319 करोड़ रह गई। क्या सरकार का प्राइवेटाइजेशन को लेकर उत्साह कम हो रहा है? आंकड़ों से ऐसा लग सकता है, लेकिन असल में स्ट्रैटेजी बदल गई है। अब छोटी छोटी हिस्सेदारी बेचने के बजाय बड़े और स्ट्रैटेजिक सेल्स पर जोर है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन, जो भविष्य के लिए एक केस स्टडी बन गया है। एयर इंडिया की बिक्री से हमने क्या सीखा? क्या ये सिर्फ चाबियां टाटा ग्रुप को सौंपने जितना आसान था? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत जटिल सौदा था जो फरवरी 2024 में पूरा हुआ। एंटरप्राइज वैल्यू 18,000 करोड़ से ज्यादा थी।
लेकिन सबसे अहम भूमिका सरकार ने निभाई, जिसने एयर इंडिया का 6,500 करोड़ से ज्यादा का पुराना कर्ज अपने ऊपर ले लिया। इससे भविष्य के प्राइवेटाइजेशन के लिए 3 बड़े सबक मिले हैं। और वो क्या है? पहला, सफल सौदे के लिए सरकार को पुरानी देनदारियां यानी लायबिलिटी अब्जॉर्प्शन लेनी पड़ सकती हैं। दूसरा, कर्मचारियों के हितों की रक्षा यानी वर्कर प्रोटेक्शन जरूरी है। और तीसरा, बेचने से पहले उस कंपनी को वायबल बनाना जरूरी है। तो भारत का औद्योगिक खाका अब कुछ साफ हो रहा है। एक तरफ पीएलआई और लेबर रिफॉर्म्स जैसी लक्षित नीतियां हैं, तो दूसरी तरफ ग्लोबल हेडविंड्स और गहरी क्षेत्रीय असमानताओं जैसी बड़ी चुनौतियां भी हैं। बिल्कुल, और आगे के लिए सोचने वाला सवाल यह है कि ये राष्ट्रीय नीतियां हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ कितनी प्रभावी ढंग से जुड़ेंगी। क्या नए लेबर कोड्स भारत के विशाल एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूत करेंगे, और क्या इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग जैसी पहलें भारत के शहरी और ग्रामीण औद्योगिक विभाजन को सही मायने में पाट पाएंगी। इस जुड़ाव पर ही इस परिवर्तन के अगले चरण की सफलता निर्भर करेगी। आज हम भारत के फाइनेंशियल सिस्टम की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारा फोकस इसके मल्टी लेयर्ड इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर, रूरल बैंकिंग के यूनिक चैलेंजेस और 2024-25 में हुए हिस्टोरिक रिफॉर्म्स पर रहेगा। बिल्कुल, और इसका कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है इस साल का ब्राउन लेवल एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट, जो है 27.5 लाख करोड़। आज हम समझेंगे कि ये पूरा सिस्टम इस टारगेट को अचीव करने के लिए कैसे काम कर रहा है। तो चलिए इस सिस्टम के आर्किटेक्चर से ही शुरू करते हैं। भारत का बैंकिंग सिस्टम 5 टियर्स में बटा हुआ है। टियर 1 से शुरुआत करते हैं, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जो 1935 में एस्टैब्लिश और 1949 में नेशनलाइज हुआ, इस पूरे सिस्टम का एंकर है। इसके कोर फंक्शंस हैं मॉनेटरी पॉलिसी, रेगुलेशन एंड सुपरविजन, पेमेंट सिस्टम और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपने पेमेंट सिस्टम की बात की जिसमें यूपीआई आता है। इसके अलावा 2024-25 में आरबीआई के इनोवेशन इनिशिएटिव्स क्या रहे हैं? आरबीआई अब एक एक्टिव इनोवेटर है। इसके आरबीआई इनोवेशन हब में 32 फिनटेक्स इंक्यूबेट हो रही हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट्स बढ़ाई गई हैं और फेस ऑथेंटिकेशन ऐड किया गया है। और एक फिनटेक रिपोजिटरी की भी बात है, जिससे टेक्नोलॉजी अडॉप्शन को ट्रैक किया जा रहा है। सही, ये रियल टाइम ट्रैकिंग है कि कौन सी बैंक ब्रांच कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। ये काफी ग्रैनुलर लेवल की मॉनिटरिंग है। नेक्स्ट टियर 2 पर आते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स या एससीबीज। इनमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और फॉरेन बैंक्स आते हैं। और इनका मार्केट शेयर काफी डोमिनेंट है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 73%, प्राइवेट बैंक्स का 25%। देश में 200,000 से ज्यादा बैंक ब्रांचेस हैं। इनकी रीसेंट परफॉर्मेंस कैसी रही, खासकर Q4 FY25 में? परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग है। क्रेडिट ग्रोथ 14.5% YOY है। लेकिन सबसे बड़ी खबर एसेट क्वालिटी में है। एसेट क्वालिटी यानी एनपीएस, नंबर्स क्या कहते हैं? ग्रॉस एनपीए रेशियो अब सिर्फ 2.3% है। ये 12 साल का लो है। और नेट एनपीए रेशियो 0.5% के ऑल टाइम लो पर है। 0.5% नेट एनपीए, इसका मतलब बैंक की बैलेंस शीट्स काफी क्लीन है। बिल्कुल। इसके अलावा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी CAR भी बेसल 3 नॉर्म्स से काफी ऊपर है। इसका मतलब हमारे बैंक्स ना सिर्फ प्रॉफिटेबल है बल्कि काफी रेजिलिएंट भी हैं। ठीक है, अब आते हैं टियर 3 पर, कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। इसे थोड़ा ब्रेक डाउन कीजिए। इसके 2 पार्ट्स हैं, शॉर्ट टर्म यानी STC और लॉन्ग टर्म यानी LTC। STC एक 3 टियर सिस्टम है, जिसमें स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और सबसे ग्रास रूट्स लेवल पर प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज यानी पैक्स आते हैं। एग्जैक्टली। 34 SCBs, 351 DCCBs और 96,000 से ज्यादा पैक्स। ये पैक्स सीधे 120 मिलियन से ज्यादा फार्मर्स से जुड़े हैं। लेकिन इन पैक्स के साथ एक चैलेंज भी जुड़ा है, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी का। कहा गया है कि 30-40% पैक्स इससे जूझ रहे हैं। सही है। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी की कमी, पोर मैनेजमेंट और अनट्रेन्ड स्टाफ। इस प्रॉब्लम को आगे रिफॉर्म्स में एड्रेस किया गया है। और इसका दूसरा पार्ट LTCC। LTCC इन्वेस्टमेंट क्रेडिट के लिए है, जैसे मशीनरी या इरिगेशन। इसका टेन्योर 7 से 15 साल का होता है। FY25 में इसका डिसबर्समेंट 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा, विच इज ऑन ट्रैक। अब टियर 4 और 5 जो डीप रूरल आउटरीच के लिए है। टियर 4 में है रीजनल रूरल बैंक्स या RRBs। इनमें एक बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। हाँ, मई 1, 2025 से 1 स्टेट 1 RRB पॉलिसी लागू हुई है। 43 RRBs को मर्ज करके 28 बना दिया गया है। इसके पीछे का लॉजिक था स्केल, गवर्नेंस और कैपिटल बेस को इंप्रूव करना। बिल्कुल, और इसका असर परफॉर्मेंस में दिख रहा है। FY24-25 में RRBs का नेट प्रॉफिट 52% बढ़कर 7,571 करोड़ रुपए हो गया है। CARR 14.5% पर है। और इनकी रूरल प्रेजेंस काफी सिग्निफिकेंट है। बहुत ज्यादा। इनकी 92% ब्रांचेस रूरल एरियाज में हैं और ये टोटल GLC में 12-15% कंट्रीब्यूट करते हैं। फाइनली टियर 5, जिसमें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, MFIs और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs हैं। यहाँ 40 से ज्यादा NBFC MFIs 4 करोड़ से ज्यादा बोरोवर्स को सर्व कर रही हैं, जिनका एवरेज लोन साइज 25,000 से 50,000 रुपए होता है। लेकिन असली सक्सेस स्टोरी SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम की है। एकदम सही। 90.9 लाख SHGs मोबिलाइज किए गए हैं और सबसे कमाल की बात, इनका डिफॉल्ट रेट है जो सिर्फ 2-3% है। इसके पीछे का कारण है पियर एनफोर्समेंट। एग्जैक्टली। ग्रुप का सोशल प्रेशर ही सबसे बड़ी गारंटी होता है। तो ये 5 टियर स्ट्रक्चर क्लियर है। अब सीधे चलते हैं रूरल बैंकिंग सिस्टम के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स पर। रूरल बैंकिंग में लोन साइजेस छोटे होते हैं, 10,000 से 5 लाख। कोलैटरल में अक्सर अनडॉक्यूमेंटेड लैंड होती है और क्रेडिट की डिमांड सीजनैलिटी पर डिपेंड करती है। बोरोवर प्रोफाइल में भी 70% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स से चैलेंजेस भी आते हैं। स्मॉल लोन्स में पर यूनिट प्रोसेसिंग कॉस्ट ज्यादा होती है, वीक डॉक्यूमेंटेशन से रिकवरी मुश्किल होती है और सीजनैलिटी से लिक्विडिटी मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इन चैलेंजेस के बावजूद ग्राउंड लेवल एग्रीकल्चरल क्रेडिट का स्टेटस क्या है फॉर FY25? शुरू में हमने 27.5 लाख करोड़ टारगेट की बात की थी।
दिसंबर 2024 तक 19.28 लाख करोड़ यानी 70% टारगेट अचीव हो चुका था। और इसमें इंस्टीट्यूशनल कॉम्पोजिशन कैसा था FY24 में? सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया कोऑपरेटिव्स ने 46%, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स 35% और आरआरबीज 12%। ये इंटरेस्टिंग है, सबसे ज्यादा क्रेडिट वहां से आ रहा है जहां ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी भी है। ये हमें सीधे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स पर लाता है। 2025 का बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट। हाँ, ये 1968 के बाद यानी 58 साल बाद पहला मेजर बैंकिंग ओवरहॉल है। ये 2 स्टेजेस में लागू हुआ, अगस्त 1, 2025 और नवंबर 1, 2025। इसके 5 की प्रोविजंस है। लेट्स टेक देम वन बाय वन। फर्स्ट, गवर्नेंस सेफगार्ड। इसमें सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की लिमिट को 5 लाख रुपए से 40 गुना बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका मकसद इनसाइडर कंट्रोल को रिड्यूस करना है। सेकंड है डायरेक्टर टेन्योर। कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टर्स का टर्म 8 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है फॉर कंटिन्यूटी। थर्ड है डिपॉजिटर प्रोटेक्शन, जिसके तहत 10 साल से ज्यादा के डोरमेंट अनक्लेम्ड फंड्स को DICGC में ट्रांसफर करना होगा। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का रोटेशन अब हर 5 साल में मैंडेटरी है टू इंश्योर ऑब्जेक्टिविटी। और फिफ्थ है डिजिटल मॉडर्नाइजेशन। इसमें डिजिटल सिग्नेचर्स और ऑनलाइन eKYC को लीगल रिकग्निशन मिली है। लेकिन इस एक्ट का सबसे बड़ा इंपैक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स पर हुआ है। वो कैसे? अब RBI के पास कोऑपरेटिव बैंक्स पर डायरेक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी है और इसके साथ ही मार्च 2025 तक सभी 96,000 प्लस पैक्स के लिए 100% डिजिटाइजेशन का मैंडेट था। ये सीधा उस ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। कितना अचीव हुआ है? 95% से ज्यादा पैक्स अब कोर बैंकिंग सोल्यूशन यानी CBS पर आ चुके हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना ने अगस्त 2025 में 11 साल पूरे किए, 57 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स। इसका इंपैक्ट जबरदस्त है। फाइनेंशियल एक्सक्लूजन 2014 में 40% से घटकर 2025 में 3% से भी कम हो गया है और 80% से ज्यादा PMGDY बेनिफिशरीज अब डिजिटल पेमेंट्स यूज करते हैं। सबसे पहले यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI। FY24-25 में 20 बिलियन से ज्यादा एनुअल ट्रांजैक्शंस, यूजर बेस 800 मिलियन से ज्यादा और डिजिटल रिटेल पेमेंट्स में 80% मार्केट शेयर। 2025 में इसमें कुछ बड़े एनहांसमेंट्स भी हुए हैं। हाँ, एजुकेशन और हेल्थ केयर पेमेंट्स के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट 5 लाख रुपए कर दी गई है। ऑथेंटिकेशन के लिए फेस आईडी ऐड हुआ है और ई-रूपी को भी UPI से लिंक किया गया है। आपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या ई-रूपी का जिक्र किया, इसका करंट स्टेटस क्या है? ये RBI द्वारा इशू किया गया एक डिजिटल बेरर टोकन है। इसका पायलट 17 बैंक्स में चल रहा है। 60 लाख यूजर्स के साथ 2 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं। फुल रिटेल रोल आउट FY26 के एंड तक एक्सपेक्टेड है। UPI ने पेमेंट्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्या क्रेडिट के लिए भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आ रहा है, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस या ULI? इसका पायलट RBI इनोवेशन हब ने 2024 में लॉन्च किया। ये आधार, अकाउंट एग्रीगेटर्स और लैंड रिकॉर्ड जैसे डेटा को यूज करके एक क्रेडिट डिसीजन इंजन बनाता है। इसका एक्सपेक्टेड इंपैक्ट क्या होगा? MSME क्रेडिट अप्रूवल टाइम 15-20 दिन से घटकर 1-2 दिन हो जाएगा और एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोलैटरल हैवी होने के बजाय प्रोडक्टिविटी लिंक्ड हो जाएगा यूजिंग सैटेलाइट इमेजरी। इसमें अकाउंट एग्रीगेटर AA सिस्टम का की रोल है? बिल्कुल, 40 से ज्यादा लाइसेंस्ड AAs इसके लिए स्टैंडर्डाइज्ड फाइनेंशियल डेटा लेयर प्रोवाइड करते हैं। चलिए अब वापस एसेट क्वालिटी और रिस्क मैनेजमेंट पर आते हैं। हमने शुरू में रिकॉर्ड लो NPAs की बात की थी। इसके पीछे रूट कॉजेज क्या है? इसके पीछे 4 रूट कॉजेज हैं। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ जो 6% प्लस रही है। सेकंड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। थर्ड, अग्रेसिव लोन राइट ऑफ्स और फोर्थ, AML बेस्ड अपग्रेडेड रिस्क मॉडल्स। और सेगमेंट वाइज देखें तो क्या किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में NPAs कम है? हाँ, और ये सरप्राइजिंग है। एग्रीकल्चर लोन्स का GNPA सबसे कम 1.5% है। ये काफी पॉजिटिव डेटा पॉइंट है। अब आखिरी सेगमेंट, लिक्विडिटी एंड मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। अप्रैल 2025 में RBI ने लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को रिवाइज किया। सही, स्टेबल डिजिटल डिपॉजिट्स के लिए रन ऑफ रेट 50% से घटाकर 25% कर दिया गया। इस एक बदलाव से सिस्टम में 3 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी रिलीज हुई। बिल्कुल, और प्रोजेक्शन है कि इससे FY26 में क्रेडिट ग्रोथ में 2% की बढ़ोतरी होगी। और मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, जब RBI रेपो रेट कट करता है तो क्या बैंक्स उसका फायदा आगे पास ऑन कर रहे हैं? 2025 में रेपो रेट 6.5% से घटकर दिसंबर में 5.25% पर आ गया। इसका ट्रांसमिशन होम लोन्स और ऑटो एंड एग्री लोन्स में अच्छा रहा, जहां 50 से 80 BPS का कट हुआ। लेकिन पर्सनल लोन्स में पार्शियल रहा है। हाँ, इसका एक चैलेंज डिक्लाइनिंग कासा डिपॉजिट्स हैं, जिससे बैंक्स की फुल रेट कट्स पास ऑन करने की एबिलिटी लिमिट होती है। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम 3 की ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है: स्ट्रक्चरल कंसोलिडेशन, परवेसिव डिजिटाइजेशन और इनहैंस्ड गवर्नेंस। बिल्कुल, ये सब मिलकर एक ज्यादा रेजिलिएंट, एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बना रहे हैं। इससे डिपॉजिटर प्रोटेक्शन और सिस्टमिक स्टेबिलिटी दोनों बढ़ी है। तो आज की चर्चा से एक बात साफ है कि सिस्टम में बहुत कुछ बदल रहा है और ये मुझे एक सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाती है। जब यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस यानी ULI पूरी तरह से अकाउंट एग्रीगेटर्स और AI ड्रिवन रिस्क मॉडल्स के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा तो रूरल क्रेडिट का लैंडस्केप सिर्फ स्पीड और एक्सेस से आगे बढ़कर कैसे बदलेगा? क्या ये प्रोडक्टिविटी और क्लाइमेट रेजिलियंस जैसे न्यू पैरामीटर्स पर क्रेडिट एलोकेशन को इनेबल करेगा? सोचने वाली बात है। IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो हम अखबारों में रोज पढ़ते हैं, लेकिन ये काम कैसे करते हैं और भारत पर इनका असल में क्या असर होता है, ये समझना कभी-कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, आज हम इन्हीं बड़ी-बड़ी वैश्विक संस्थाओं की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था, खासकर यहाँ के गांव और खेती किसानी के लिए इनके क्या मायने हैं। और शुरू करने के लिए एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा है।
आईएमएफ का अनुमान है कि FY26 में भारत की ग्रोथ 6.6% रहेगी। 6.6%। हाँ, जबकि दुनिया की औसत ग्रोथ सिर्फ 3% के आसपास होगी। ये जो 3.6 परसेंटेज पॉइंट का प्रीमियम है, मतलब दुनिया से दोगुने से भी ज्यादा रफ्तार, यही आज की चर्चा का केंद्र है। वाओ। ये दिखाता है कि जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी चल रही है, तब भी भारत एक स्टार परफॉर्मर बना हुआ है। 3.6% का प्रीमियम ये वाकई एक बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन सवाल ये है कि ये प्रीमियम आ कहां से रहा है और क्या ये टिकाऊ है? सही सवाल है। चलिए इसे समझने के लिए सबसे पहले IMF से ही शुरू करते हैं। ये संस्था करती क्या है? सुना है ये देशों की अर्थव्यवस्था का हेल्थ चेकअप करती है। बिल्कुल सही। आईएमएफ को एक तरह से दुनिया की अर्थव्यवस्था का डॉक्टर समझ सकते हैं। इसका सबसे जरूरी काम है सर्वेलेंस, जिसे टेक्निकल भाषा में आर्टिकल 4 कंसल्टेशंस। एग्जैक्टली, आर्टिकल 4 कंसल्टेशंस। इसका मतलब है कि आईएमएफ हर साल अपने 190 सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था का पूरा हेल्थ चेकअप करता है, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। और अगर किसी देश की सेहत खराब हो जाए तो तब आईएमएफ का दूसरा काम शुरू होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट। जब किसी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स संकट में हो, मतलब उसके पास अपने विदेशी बिल चुकाने के लिए डॉलर कम पड़ जाए, तब आईएमएफ मदद के लिए आता है। लेकिन अपनी शर्तों के साथ। हाँ, कंडीशनल लेंडिंग होती है। इसके अलावा वो टेक्निकल असिस्टेंस और रिसर्च भी करता है। तो भारत के हालिया हेल्थ चेकअप में डॉक्टर IMF ने क्या कहा? कि ग्लोबल हेडविंड्स के बावजूद भारत के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स यानी अर्थव्यवस्था की नींव काफी मजबूत है। अच्छा। और इसी वजह से अक्टूबर 2025 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में आईएमएफ ने भारत की FY26 की ग्रोथ प्रोजेक्शन को बढ़ाकर 6.6% कर दिया। ये दिलचस्प है, क्योंकि मुझे याद है साल की शुरुआत में ये अनुमान कुछ कम था। एग्जैक्टली। अप्रैल WEO में FY26 का फोरकास्ट 6.2% था। राइट। जुलाई WEO में इसे 20 BPS बढ़ाकर 6.4% किया गया, और फिर अक्टूबर WEO में Q1 कैरी ओवर इफेक्ट के कारण इसे फिर से 20 BPS बढ़ाकर 6.6% कर दिया गया। तो ये Q1 का कैरी ओवर इफेक्ट, मतलब पहली तिमाही की परफॉर्मेंस ने सब कुछ बदल दिया। हाँ, FY26 की पहली तिमाही यानी Q1 में 7.8% की जबरदस्त ग्रोथ आई थी। इस एक तिमाही की शानदार परफॉर्मेंस ने पूरे साल का अनुमान ऊपर खींच लिया। तो इस शानदार ग्रोथ के पीछे क्या कारण है? इंजन कहां से चल रहा है? इसके पीछे 3 बड़े ड्राइवर्स हैं। पहला, स्ट्रॉन्ग प्राइवेट कंजम्पशन, मतलब हम और आप जो खर्च कर रहे हैं वो 7.5% की रफ्तार से बढ़ रहा है। 7.5% काफी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग में तेजी, जिसमें सरकार की PLI स्कीम का बड़ा हाथ है। PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। बिल्कुल। और तीसरा, हमारा सर्विसेज सेक्टर, जो हमेशा की तरह मजबूत बना हुआ है। लेकिन हर कहानी में एक लेकिन होता है। इस ग्रोथ के सामने चुनौतियां या रिस्क क्या है? सबसे बड़ा रिस्क है जुलाई 2025 में भारतीय सामानों पर लगाया गया US टैरिफ रेजिम। अच्छा, ये US टैरिफ्स? हाँ, अमेरिका ने लगभग 50% भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा ग्लोबल डिमांड में कमी और जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जैसे कि मिडिल ईस्ट या यूरोप में चल रहे तनाव, भी बड़े खतरे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए IMF ने भारत को क्या सलाह दी है? डॉक्टर ने क्या नुस्खा लिखा है? आईएमएफ की पॉलिसी रिकमेंडेशंस 3 हिस्सों में है। पहली है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स सुनने में ये बहुत तकनीकी लगता है। हाँ, पर इसका मतलब है कि आरबीआई को बैंकों और NBFCs पर और सख्ती करनी चाहिए कि वे किसे और कैसे लोन दे रहे हैं, ताकि बैड लोन्स ना बढ़ें। अच्छा, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। बिल्कुल। साथ ही आरबीआई और सेबी के बीच सहयोग बढ़ाने और लोन देते समय क्लाइमेट रिस्क को भी इंटीग्रेट करने की सलाह दी गई है। और बाकी 2 सलाहें? दूसरी सलाह फिस्कल पॉलिसी यानी सरकारी खर्च को लेकर है। आईएमएफ का कहना है कि सरकार को मीडियम टर्म फिस्कल कंसोलिडेशन का लक्ष्य रखना चाहिए। और इसका कोई टारगेट है? हाँ, 2030-31 तक गवर्नमेंट डेट को GDP का 50 ±1% तक लाना। और तीसरी सलाह है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को लेकर, जिसमें नवंबर 2025 के 4 नए लेबर कोड्स को लागू करना शामिल है। लेबर कोड्स के अलावा फाइनेंशियल मॉडर्नाइजेशन जारी रखना, जैसे CBDC, अकाउंट एग्रीगेटर और क्लाइमेट इंफ्रा फाइनेंसिंग गैप्स को दूर करना। तो IMF का काम देश की आर्थिक सेहत और नीतियों पर नजर रखना है। लेकिन जब देश के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे हाईवे, डैम या मेट्रो बनाने के लिए भारी भरकम पैसे की जरूरत पड़ती है, तब एक दूसरी बड़ी संस्था सामने आती है, वर्ल्ड बैंक। बिल्कुल। इन दोनों का काम करने का तरीका भी काफी अलग है ना? एकदम अलग। आईएमएफ एक डॉक्टर की तरह है जो बीमार पड़ने पर दवा देता है, वहीं वर्ल्ड बैंक एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर की तरह है जो लंबी अवधि के विकास के लिए पैसा देता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में भी अलग अलग संस्थाएं हैं, राइट? हाँ, मुख्य रूप से 4 हैं। IBRD जो मिडिल इनकम देशों को मार्केट रेट पर हार्ड लोन्स देता है, IDA जो लो इनकम देशों को कंसेशनल सॉफ्ट लोन्स देता है, और IFC और मीगा भी है। सही। IFC प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसिंग करता है और मीगा इन्वेस्टमेंट गारंटीज देता है। और भारत की स्थिति इसमें कहाँ है? हम IBRD से लोन लेते हैं या IDA से? भारत की स्थिति यूनिक है। हम मुख्य रूप से IBRD से लोन लेते हैं, लेकिन हमारी विशाल आबादी को देखते हुए हमें IDA से भी कुछ लिमिटेड फंड्स मिलते हैं। अच्छा। अब वर्ल्ड बैंक में भी अक्टूबर 30, 2025 को भारत के फाइनेंशियल सेक्टर पर एक असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है। अच्छा, उस फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट रिपोर्ट में क्या खास बातें थी? उसकी की फाइंडिंग थी कि भारत का वित्तीय सिस्टम अब मोर रेजिलिएंट, डाइवर्सिफाइड एंड इनोवेटिव है। मतलब अब ये भारी झटकों को बेहतर तरीके से झेल सकता है। और रिपोर्ट में RBI की तारीफ भी हुई थी? हाँ, खास तौर पर 2 कामों की। पहला, कोऑपरेटिव बैंक्स पर ओवरसाइट का विस्तार, और दूसरा, NBFCs के लिए स्केल बेस्ड रेगुलेशन लाना, मतलब बड़ी NBFCs पर ज्यादा सख्त नियम। अगर हम वर्ल्ड बैंक के साथ भारत की पार्टनरशिप के स्केल को देखें तो ये आंकड़े कितने बड़े हैं? आंकड़े बहुत बड़े हैं। 31 दिसंबर 2024 तक क्यूमुलेटिव कमिटेड फंड्स थे $59.5 बिलियन। $59.5 बिलियन। हाँ, और अकेले FY25 में ही $4 बिलियन से ज्यादा के न्यू कमिटमेंट्स किए गए। और इसमें सबसे खास बात, जैसा कि मुझे याद है, क्लाइमेट फाइनेंस थी। बिल्कुल। इस नए फंड का 60% हिस्सा क्लाइमेट फाइनेंस के लिए था। मतलब अब ज्यादातर पैसा क्लाइमेट चेंज से लड़ने और ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए आ रहा है। कोई उदाहरण दे सकते हैं कि ये पैसा कहां जा रहा है? जरूर। FY25 के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं
अमरावती इंक्लूसिव कैपिटल सिटी के लिए $800 मिलियन। अमरावती के लिए $800 मिलियन। हाँ, फिर वाटर एंड अर्बन सेक्टर के लिए $1.53 बिलियन और नागपुर मेट्रो की अर्बन मोबिलिटी सुधारने के लिए $227 मिलियन। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। जहां एक तरफ IMF भारत की ग्रोथ को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, वहीं वर्ल्ड बैंक ने अपना अनुमान घटा दिया है। ऐसा क्यों? ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। दिसंबर 2025 में वर्ल्ड बैंक ने यूएस टैरिफ्स के असर को देखते हुए FY26 के लिए भारत का ग्रोथ फोरकास्ट 50 बेसिस पॉइंट्स घटाकर 6.3% कर दिया। तो दोनों में 0.3% का फर्क है। हाँ, ये दिखाता है कि अलग अलग संस्थाएं एक ही अर्थव्यवस्था को अलग अलग नजरिए से देख सकती हैं। IMF का फोकस शायद भारत की मजबूत घरेलू मांग पर ज्यादा है, जबकि वर्ल्ड बैंक अमेरिकी टैरिफ से होने वाले नुकसान को लेकर ज्यादा चिंतित है। तो हमने आर्थिक स्थिरता के लिए IMF और प्रोजेक्ट फंडिंग के लिए वर्ल्ड बैंक की बात कर ली। अब आते हैं वैश्विक व्यापार के नियम तय करने वाली संस्था पर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO। हाँ, WTO। ऐसा लग रहा है कि हाल के सालों में WTO में एक अजीब सी खामोशी छा गई है, खासकर अमेरिका के रुख के बाद। बिल्कुल। WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम था, उसकी एपेलेट बॉडी को अमेरिका ने ब्लॉक करके एक तरह से पैरालाइज कर दिया है। इसे ऐसे समझिए कि क्रिकेट मैच में थर्ड अंपायर ही ना हो। और इससे एक लीडरशिप वैक्यूम पैदा हो गया है। एकदम। और इस खालीपन में भारत जैसी बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की आवाज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। तो इस नए माहौल में भारत की स्ट्रैटेजी क्या है? WTO में हम क्या कह रहे हैं? भारत की भूमिका काफी बदल गई है। अब भारत विकासशील देशों की एक प्रमुख आवाज बनकर उभरा है। हमारी स्ट्रैटेजी 3 हिस्सों में है। क्या है वो 3 हिस्से? पहला, एग्रीकल्चर और सब्सिडीज के मुद्दे पर हम डिफेंसिव हैं, यानी हम अपनी फूड सिक्योरिटी और MSP जैसी नीतियों को बचाना चाहते हैं। दूसरा, हम नॉन ट्रेड इश्यूज को व्यापार से जोड़ने का विरोध करते हैं, जैसे पर्यावरण या लीगल स्टैंडर्ड्स। सही। और तीसरा, क्योंकि अब फैसले कंसेंसस से होते हैं, तो भारत की वीटो पावर यानी किसी फैसले को रोकने की ताकत बढ़ गई है। व्यापार की बात हो रही है, तो भारत के अपने व्यापार के आंकड़े कैसे दिख रहे हैं? FY25 के अनुमानित आंकड़े मिले जुले हैं। हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़कर लगभग $82.7 बिलियन हो गया है। ये तो चिंता की बात है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में 10% से ज्यादा की ग्रोथ है। इसी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यानी CAD काबू में है, GDP का सिर्फ 0.6%। और फॉरेक्स रिजर्व्स? वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, $640 बिलियन के पार। ये इतना पैसा है कि हम 8 महीने से ज्यादा का इंपोर्ट बिल आराम से चुका सकते हैं। WTO में बातचीत की मेज पर भारत का मुख्य रुख क्या है? किन बातों पर हम अड़े हुए हैं? 2025 में भारत के की नेगोशिएशन पोजीशंस बहुत साफ हैं। हम प्लूरिलैटरल एग्रीमेंट्स, जिन्हें JSIs भी कहते हैं, का विरोध करते हैं, क्योंकि ये कंसेंसस को बाईपास करते हैं। एग्जैक्टली। एग्रीकल्चर में, जैसा मैंने कहा, हमारा रुख डिफेंसिव है। हम विकसित देशों से कहते हैं कि वो अपनी सब्सिडी कम करें, और हम फूड सिक्योरिटी के लिए पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के अधिकार की रक्षा करते हैं। और विकासशील देशों के लिए हम स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट यानी SDT प्रोटेक्शन की वकालत करते हैं, ताकि विकासशील देशों को नियमों में थोड़ी छूट मिलती रहे। तो एक तरफ IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे पुराने वैश्विक संस्थान है, और दूसरी तरफ WTO है जो एक तरह से ठप पड़ा है। क्या इसी वजह से अब ADB और AIIB जैसे क्षेत्रीय बैंक भारत के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं? ये बड़ा शिफ्ट है। पहले बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB की। भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है, चौथा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, और सबसे जरूरी बात, फंडिंग का लार्जेस्ट बेनिफिशियरी है। लार्जेस्ट बेनिफिशियरी। हाँ, 2024 में ADB ने भारत को $4.25 बिलियन देने का वादा किया, जिसमें से फिर से 60% यानी $2.55 बिलियन क्लाइमेट फाइनेंस था। ADB का फोकस खास तौर पर अर्बन डेवलपमेंट, क्लाइमेट रेजिलियंस और ट्रांसपोर्ट पर है। और दूसरा नाम जो आजकल काफी सुनाई देता है वो है AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसे अक्सर चीन के नेतृत्व वाले बैंक के तौर पर देखा जाता है। हाँ, पर ये सिर्फ चीन का बैंक नहीं है। भारत इसका भी फाउंडिंग मेंबर और चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर 7.6% है। और यहाँ भी हम लार्जेस्ट बेनिफिशियरी हैं। बिल्कुल, लगभग $4.4 बिलियन पर प्रोजेक्ट्स के साथ। AIIB की फिलॉसफी है लीन, क्लीन, ग्रीन, और इसकी सबसे खास बात है इसका अपॉलिटिकल लेंडिंग, मतलब ये लोन देते समय राजनीतिक दबाव से दूर रहने का दावा करता है। इन बैंकों के अलावा ब्रिक्स और आसियान जैसे राजनीतिक और आर्थिक समूह भी हैं। इनका क्या महत्व है? इनका महत्व लगातार बढ़ रहा है। ब्रिक्स का 2024 में विस्तार हुआ, जिसमें ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और UAE जैसे देश शामिल हुए। हाँ, ये बड़ा एक्सपेंशन था। अब 2025 में इस समूह का फोकस डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए ऑल्टरनेटिव करेंसी और पेमेंट सिस्टम्स बनाने पर है। और ब्रिक्स के अंदर भारत का व्यापार? मजे की बात देखिए, हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चीन है। $136 बिलियन से ज्यादा का व्यापार। एक तरफ बॉर्डर पर तनाव और दूसरी तरफ ये आंकड़े। और आसियान के साथ हमारे संबंध कैसे हैं? हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बहुत बात करते हैं। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जहां व्यापार $136 बिलियन से ज्यादा है। लेकिन यहां सबसे बड़ी चुनौती है हमारा परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट। मतलब हम खरीदते ज्यादा हैं और बेचते कम है। सही। हमने 2009 में उनके साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, जिसकी अब समीक्षा हो रही है। और हाँ, 2019 में भारत RCEP नाम के एक बड़े व्यापार समझौते से बाहर हो गया था। सार्क और G7 की भी बात कर लेते हैं। सार्क तो इंडिया पाकिस्तान तनाव के कारण ऑर्गेनाइजेशनली वीक और इनएक्टिव है। इंट्रा सार्क ट्रेड 5% से भी कम है। और G7? G7 में भारत सिर्फ एक इनवाइटी है, सदस्य नहीं।
G7 का वैश्विक जीडीपी में हिस्सा भी घटकर 35% से कम हो गया है और भारत की इकॉनमी तो इसके 5 सदस्यों से बड़ी है। इसके ठीक उलट G20 में भारत एक लीडर की भूमिका में है। बिल्कुल, हमारी 2023 की प्रेसिडेंसी के दौरान हमने वसुधैव कुटुंबकम के विचार को आगे बढ़ाया और अफ्रीकन यूनियन को सदस्य बनवाया। G20 आज ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म बन गया है। तो हमने IMF से लेकर G20 तक की बात कर ली। अब इस पूरी चर्चा को जमीनी स्तर पर लाते हैं। भारत के गांव, खेती किसानी और खासकर नाबार्ड के नजरिए से इन बड़ी बड़ी संस्थाओं के फैसलों का क्या मतलब है? ये सबसे जरूरी सवाल है। चलिए एक एक करके धागे जोड़ते हैं। फर्स्ट, WTO में एग्रीकल्चर ट्रेड पर जो भी नीतियां बनती हैं उसका सीधा असर सरकार की MSP नीति और इंपोर्ट कंपटीशन पर पड़ता है। अगर बाहर से सस्ता कृषि उत्पाद आने लगे तो हमारे किसानों की आमदनी पर सीधा असर पड़ेगा। बिल्कुल, और ये नाबार्ड के काम का केंद्र है। सेकंड, वर्ल्ड बैंक और ADB से जो एक्सटर्नल फंडिंग आती है वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इरिगेशन और ग्रामीण सड़कों को फाइनेंस करती है। और इन प्रोजेक्ट्स को जमीन पर उतारने में नाबार्ड का रोल होता है। हाँ, अक्सर नाबार्ड के माध्यम से कोऑर्डिनेट किया जाता है। थर्ड, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जैसे कि कच्चे तेल की कीमतें सीधे फर्टिलाइजर की कीमतों को प्रभावित करती हैं, जिसका असर फार्मर क्रेडिट की डिमांड पर पड़ता है। मतलब ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एकदम। फोर्थ, IMF और IBI की मॉनेटरी पॉलिसी मतलब ब्याज दर, एग्रीकल्चरल क्रेडिट रेट्स को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। फिफ्थ, आसियान जैसे रीजनल इंटीग्रेशन से हमारे एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन्स के लिए नए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों पैदा होते हैं। और क्लाइमेट फाइनेंस जिसकी हमने इतनी बात की। सिक्स्थ, AIIB और वर्ल्ड बैंक से जो क्लाइमेट फाइनेंस आ रहा है वो नाबार्ड के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने का एक बहुत बड़ा चैनल बन सकता है। अच्छा। एंड सेवंथ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी FDI जो एग्री प्रोसेसिंग और रूरल इंफ्रा में आता है, वो भी नाबार्ड के फोकस का एक अहम क्षेत्र है। निष्कर्ष ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्लोबल इंटीग्रेशन एक संपन्न रूरल इकोनॉमी के लिए फाउंडेशनल है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या ये वैश्विक संस्थान जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक वाकई में रिफॉर्म कर रहे हैं और बदलती दुनिया के हिसाब से ढल रहे हैं, या वे बस भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के दबाव में केवल रिएक्ट कर रहे हैं और इस बदलते पावर डायनेमिक का भारत की रूरल इकोनॉमी के क्रेडिट फ्लो पर यानी गांवों में जाने वाले कर्ज पर आने वाले 5 वर्षों में क्या सीधा असर पड़ेगा? तो चलिए 2025 में इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर यानी सामाजिक ढांचे की एक गहरी पड़ताल करते हैं। हाँ, और इसके लिए हम 6 मुख्य स्तंभों पर फोकस करेंगे, जिसमें शामिल है मल्टीकल्चरलिज्म, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन। इसके अलावा जेंडर इश्यूज, जॉइंट फैमिली सिस्टम और आखिर में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। मिशन बिल्कुल साफ है, इन सभी कॉम्प्लिकेटेड विषयों को जोड़कर एक क्लियर पिक्चर तैयार करना। और शुरुआत करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड। आसान भाषा में देश की नौजवान आबादी। बिल्कुल, इस आबादी का अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे ले जाने का मौका। अभी इंडिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन मतलब काम करने वाली आबादी लगभग 59% पर अपने पीक पर है। और ये सुनहरा मौका कब तक है? ये विंडो 2055-56 तक खुली रहेगी। दुनिया के बड़े देशों में सबसे लंबा। तो जब भी हम इंडिया की बात करते हैं सबसे पहले डाइवर्सिटी या विविधता शब्द दिमाग में आता है, पर 2025 में इसका असल मतलब क्या है? ये बहुत मल्टी लेयर्ड है। भाषाएं देखिए, 22 ऑफिशियल हैं, लेकिन देश में 1300 से ज्यादा बोली जाती हैं। और धर्म? 6 से ज्यादा बड़े धर्म यहाँ हैं। फिर आते हैं एथनिक और ट्राइबल ग्रुप्स। उनके क्या आंकड़े हैं? 700 से ज्यादा अलग अलग ट्राइब्स हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स देश की पॉपुलेशन का 8.6% है। और इन सब के ऊपर है कास्ट सिस्टम, जिसमें 2000 से ज्यादा कास्ट्स हैं। ऐसी मल्टी लेयर्ड सोसाइटी दुनिया में कहीं और नहीं है। इतनी विविधता को एक साथ रखना आसान तो नहीं होगा। इसको मैनेज करने के लिए क्या कोई लीगल फ्रेमवर्क है? हाँ, इसके लिए हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं, जैसे आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। हाँ, बराबरी का अधिकार। फिर आर्टिकल 15 जो किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता। और धार्मिक आजादी के लिए? उसके लिए है आर्टिकल्स 25 से 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन और आर्टिकल्स 29-30 जो माइनॉरिटीज को उनके अधिकार देते हैं। तो ये तो हुई कानूनी नींव। जमीनी स्तर पर नेशनल इंटीग्रेशन के लिए क्या किया जा रहा है? उसके लिए भी कई मैकेनिज्म्स हैं। एक है NFCH नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, और एक है NIC यानी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, और एक बहुत अनोखा प्रोग्राम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। अच्छा, EBSB। हाँ, इसमें एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ पेयर किया जाता है ताकि वो एक दूसरे की संस्कृति को समझें। चलिए अब थोड़ा आंकड़ों पर आते हैं। धर्म और जाति के आधार पर 2025 का इंडिया कैसा दिखता है? 2011 के सेंसस में हिंदू पॉपुलेशन 79.8% थी और इसका प्रोजेक्शन 2050 तक ये 77% होने का अनुमान है। वही मुस्लिम पॉपुलेशन 14.2% से बढ़कर 18% होने का प्रोजेक्शन है। लेकिन इसके पीछे एक जरूरी इंसाइट है। बिल्कुल, वो ये है कि फर्टिलिटी रेट्स यानी बच्चे पैदा करने की दर सभी कम्युनिटीज में नीचे आ रही है और आपस में कन्वर्ज हो रही है। मतलब पॉपुलेशन स्थिर हो रही है। सही। और कास्ट सिस्टम, उसके आंकड़े क्या कहते हैं? शेड्यूल्ड कास्ट का 16.6% है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स 8.6% और अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC का अनुमान 50% से भी ज्यादा का है। और रिजर्वेशंस इसी आधार पर है। SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5% और OBC के लिए 27%। एक मिनट, अगर इन सबको जोड़ा जाए तो इसका मतलब हुआ कि देश के लगभग 75% परिवार रिजर्वेशंस के लिए एलिजिबल है। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब डेटा को अपडेट करने की जरूरत है। एग्जैक्टली, और इसी वजह से 2025 में एक कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट सेंसस प्रपोज किया गया है ताकि पॉलिसीज के लिए एक आधुनिक और सही डेटाबेस तैयार हो। बिल्कुल। इससे हम अपने दूसरे पिलर पर आते हैं, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। हम सब जानते हैं कि इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है, लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है।
हाँ, ट्विस्ट यह है कि पॉपुलेशन ग्रोथ अब धीमी आ रही है। 2025 में आबादी लगभग 1.41 बिलियन है, लेकिन एनुअल ग्रोथ रेट गिरकर 0.8 से 0.9% रह गया है। तुलना के लिए 1951 में कितना था? तब ये 2.11% था। अनुमान है कि 2050 तक हम 1.7 बिलियन तक पहुंचेंगे। और इस धीमी रफ्तार का सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका मेन ड्राइवर है टोटल फर्टिलिटी रेट या TFR का गिरना। TFR का मतलब है एक महिला अपने जीवन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है? सही। 1991 में ये 3.7 था, जो 2019-21 में गिरकर 2.0 पर आ गया। ये तो 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे है। हाँ, और हमने ये टारगेट 10 साल पहले ही हासिल कर लिया। लेकिन क्या ये पूरे देश में एक जैसा है? स्टेट्स में तो काफी वेरिएशन सुना है। बिल्कुल सही। एक तरफ बिहार है जहां TFR 3.0 है और उत्तर प्रदेश में 2.4। वहां एक यूथ बल्ज है। और दूसरी तरफ है केरला, TFR 1.8 और तमिलनाडु 1.9। वहां TFR कम होने से एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इससे इंडिया की ओवरऑल एज स्ट्रक्चर पर क्या असर पड़ रहा है? यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। 2025 में 15 से 64 साल की वर्किंग एज पॉपुलेशन 59% है, मतलब लगभग 83 करोड़ लोग। इसका मतलब है परिवार में कमाने वाले ज्यादा है और उन पर निर्भर रहने वाले कम। बिल्कुल, और देश के लिए भी यही फॉर्मूला काम करता है। इंडिया का मीडियन एज सिर्फ 28.2 साल है, जो इसे दुनिया की सबसे यंग मेजर इकोनॉमीज में से एक बनाता है। करेक्ट। और इसी को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। ये मौका कब तक है हमारे पास? ये विंडो 2055-56 तक खुली है। इसका मतलब है कि इंडिया के पास तेज इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए 30 से ज्यादा सालों का एक अनोखा अवसर है। अगर इस नौजवान शक्ति को सही स्किल्स और रोजगार मिले तो देश की तरक्की तय है। ये नौजवान आबादी काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भी जाती होगी। इससे हम अपने तीसरे पिलर पर आते हैं, अर्बनाइजेशन एंड इंटरनल माइग्रेशन। हाँ, ये इंडिया में हो रहा एक बहुत बड़ा बदलाव है। 2025 में इंडिया की लगभग 35% आबादी शहरों में रह रही है। ये कितना हुआ नंबर्स में? 490 मिलियन से ज्यादा लोग। 2011 में ये 31.2% था और अनुमान है कि 2030 तक ये 40% को पार कर जाएगा। और इस शहरीकरण के पीछे है इंटरनल माइग्रेशन। इसका स्केल कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। फाइनेंशियल ईयर 2025 में देश में कुल 45.36 करोड़ माइग्रेंट्स थे, पॉपुलेशन का 37%। इसमें एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। फीमेल माइग्रेशन रेट मेल रेट से कहीं ज्यादा है, 47.9% वर्सेस 25%। हाँ, और इसका मुख्य कारण काम नहीं बल्कि शादी है। शादी के बाद महिलाओं का अपने पति के घर जाना। करेक्ट। लेकिन इसके साथ एक और फाइंडिंग है। 2011 से माइग्रेशन की रफ्तार 11.78% धीमी हुई है। ये तो अजीब है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे MG नरेगा जैसी स्कीम्स का हाथ माना जाता है। लोगों को गांव में ही काम मिलने लगा और लोकल सर्विसेज बेहतर हुई हैं। सही। माइग्रेशन के पैटर्न्स कैसे हैं? लोग कहां से कहां जा रहे हैं? सबसे ज्यादा माइग्रेशन रूरल टू रूरल है, 55%। उसके बाद रूरल टू अर्बन 18.9%, फिर अर्बन टू अर्बन 15.9% और अर्बन टू रूरल 10%। टॉप आउट माइग्रेशन वाले स्टेट्स? उत्तर प्रदेश जो अकेले 25% कंट्रीब्यूट करता है, उसके बाद बिहार और राजस्थान। और इन माइग्रेशन स्टेट्स? महाराष्ट्र, यूपी का NCR रीजन और वेस्ट बंगाल। एक मिनट, एक आंकड़ा है जो मुझे सबसे ज्यादा चौंका रहा है। सिर्फ 17 जिलों से 25% मेल आउट माइग्रेशन होता है। हाँ, और इन 17 जिलों में से 10 यूपी में है और 6 बिहार में। ये तो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। ये तो एक्सट्रीम रीजनल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को दिखाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ आर्थिक नहीं, एक सोशल क्राइसिस भी है। और जब हम माइग्रेशन की बात करते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा पहलू है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, महिलाएं, जिनके माइग्रेशन के कारण अलग हैं। तो चलिए अब जेंडर इश्यूज पर गहराई से नजर डालते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन या FLFPR की। यहाँ एक ड्रामेटिक बदलाव दिख रहा है। हाँ, आंकड़े काफी प्रभावशाली हैं। श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी 2017-18 में 23.3% थी और 2023-24 में बढ़कर 41.7% हो गई है। ये 47.5% का इजाफा है। और 2047 का टारगेट 70%। लेकिन इस बढ़ती संख्या के पीछे एक पैराडॉक्स भी है, क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी ऑफ वर्क का। यही सबसे बड़ा सवाल है। ये ग्रोथ सैलरीड जॉब से नहीं बल्कि लोअर क्वालिटी वर्क से आ रही है। मतलब 2023-24 के डेटा के अनुसार कामकाजी महिलाओं में से 19.6% हेल्पर इन हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस थी, मतलब पारिवारिक कामों में बिना सैलरी के मदद करने वाली, और 14.6% ओन अकाउंट वर्कर्स थी, यानी छोटा मोटा अपना काम करने वाली। तो ये तो एक तरह का पैराडॉक्स हुआ। कागज पर तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन अगर वो काम अनपेड फैमिली लेबर है तो क्या हम उनकी मेहनत को सही मायने में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? बिल्कुल। वुमेन का अनपेड केयर वर्क जैसे घर संभालना और बच्चों बुजुर्गों की देखभाल करना इंडिया की GDP में अनुमानित 3.1% कंट्रीब्यूट करता है। एक शैडो इकोनॉमी जिसे गिना नहीं जाता। सही। महिलाओं को कामकाज में आगे बढ़ने से रोकने वाली मुख्य बाधाएं क्या हैं? कई हैं। सोशल नॉर्म्स, मोबिलिटी कंस्ट्रेंट्स, चाइल्ड केयर डेफिसिट और एजुकेशन गैप्स। एजुकेशन गैप्स का कोई आंकड़ा? सेकेंडरी लेवल पर लड़कियों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सिर्फ 77.4% है। और जब हम इसमें जाति का पहलू जोड़ते हैं तो स्थिति और भी जटिल हो जाती है। हाँ, इसे ही इंटरसेक्शनैलिटी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दलित वुमन है, जो कास्ट और जेंडर दोनों के आधार पर डबल डिस्क्रिमिनेशन झेलती हैं। एक और गंभीर मुद्दा है सेक्स रेशियो इम्बैलेंस का। हाँ, ओवरऑल सेक्स रेशियो 943 है, लेकिन जरूरी आंकड़ा है सेक्स रेशियो एट बर्थ यानी SRB। वो कितना है? वो सिर्फ 929 है, जबकि नेचुरल रेशियो 952 होना चाहिए। ये 23 पॉइंट्स का अंतर साफ दिखाता है कि आज भी सेक्स सिलेक्टिव प्रैक्टिसेस जारी हैं। ये सभी बदलाव, अर्बनाइजेशन, महिलाओं का काम करना, इन सबका असर समाज की सबसे बुनियादी इकाई यानी परिवार पर जरूर पड़ रहा होगा। बिल्कुल। इससे हम अपने 5वें पिलर पर आते हैं, द जॉइंट फैमिली सिस्टम। ऐतिहासिक रूप से ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये एक प्रोडक्शन यूनिट थी, एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम और एक वेलफेयर प्रोवाइडर। बिल्कुल। 3-4 पीढ़ियां एक साथ रहती थी।
आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का ये एक मजबूत जरिया था। लेकिन अब हम न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ एक बड़ा ट्रांजिशन देख रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? प्राइमरी ड्राइवर्स हैं अर्बनाइजेशन, हायर एजुकेशन और सबसे बढ़कर प्राइवेसी की बढ़ती प्रेफरेंस। शहरी इलाकों में इसका क्या असर हुआ है? शहरी इलाकों में जॉइंट फैमिलीज का प्रेवलेंस घटकर लगभग 40-50% रह गया है। हाँ, ग्रामीण इलाकों में ये अभी भी 55-65% पर मजबूत है। क्या इसका कोई रीजनल पैटर्न भी है? हाँ, नॉर्दर्न इंडिया जैसे यूपी और पंजाब में ये सिस्टम अभी भी 60% से ज्यादा घरों में मजबूत है। और ट्रांजिशन सबसे तेजी से कहाँ हो रहा है? वेस्टर्न इंडिया में जैसे गुजरात और महाराष्ट्र। इस न्यूक्लियराइजेशन से कुछ नई चुनौतियां भी सामने आ रही होंगी। सही कहा, इससे एल्डर केयर बर्डन बढ़ रहा है। जहां बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं, शहरों में चाइल्ड केयर क्राइसिस हो रहा है क्योंकि दादा दादी या नाना नानी का सपोर्ट नहीं मिलता। एग्जैक्टली, सोशल आइसोलेशन बढ़ रहा है और अक्सर इसका बोझ महिलाओं पर भर जाता है, जिनके ऊपर डोमेस्टिक वर्कलोड यानी घर के काम का बोझ और बढ़ गया है। जब परिवार का ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम कमजोर होता है तो सरकार के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका और भी जरूरी हो जाती है। ये हमारा आखिरी पिलर है। हाँ, शुरुआत एजुकेशन से करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में स्कूल्स में टोटल एनरोलमेंट 24.8 करोड़ स्टूडेंट्स का है। प्राइमरी लेवल पर ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो GER 93% है, जो कि काफी अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ये नंबर तेजी से गिरता है। सेकेंडरी लेवल पर 77.4%। हायर सेकेंडरी में सिर्फ 56.2% रह जाता है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसको एड्रेस करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई। हाँ, NEP 2020 ये पुराने 10+2 सिस्टम को 5+3+3+4 स्ट्रक्चर से रिप्लेस कर रही है। इसका एक बड़ा टारगेट 2025 तक 50% स्टूडेंट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग देना भी है। अब बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की। आयुष्मान भारत स्कीम इसमें एक गेम चेंजर मानी जाती है। हाँ, इसका पैमाना बहुत बड़ा है। इसके तहत 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलता है। और FY 25 में इसका दायरा बढ़ाया गया है। सही, इसमें अब आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी शामिल किया गया है। और इसके साथ है PMABIM, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। हाँ, इसके तहत 1,75,000 से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए गए हैं। और आखिर में एनवायरनमेंट और सैनिटेशन। यहाँ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने 95% से ज्यादा गांवों को ओपन डिफिकेशन फ्री ODF घोषित किया है। 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बनाए हैं। और अब इसका अगला फेज है SBM अर्बन 2.0। इसका लक्ष्य सभी शहरों को गार्बेज फ्री बनाना है, जिसमें 100% वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट शामिल है। और पानी की समस्या के लिए? उसके लिए है जल जीवन मिशन यानी JJM। इसने अब तक 90% से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन से जोड़ दिया है। तो हमने देखा कि इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक मैच्योरिटी, तेजी से बढ़ते शहरीकरण, कामकाजी महिलाओं की बढ़ती संख्या और परिवार की बुनियादी इकाई में हो रहे बदलाव जैसे कई बड़े ट्रांजिशन से गुजर रहा है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने बात की थी कि 2055 तक डेमोग्राफिक डिविडेंड की विंडो खुली है। द सेंट्रल क्वेश्चन ये है, क्या इंडिया का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ और अर्बन प्लानिंग इन डेमोग्राफिक टेलविंड्स को स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक ग्रोथ में कन्वर्ट करने के लिए अगले 30 सालों में उतनी ही तेजी से अडाप्ट कर पाएगा? इस सवाल का जवाब ही इंडिया के भविष्य की दिशा तय करेगा। चलिए सीधे एक आंकड़े से शुरू करते हैं। एक ऐसा आंकड़ा जो शायद हम सबको सोचने पर मजबूर कर दे। ASER 2024 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में क्लास 3 के 76.6% बच्चे 76.6% ग्रेड 2 की किताब भी ठीक से नहीं पढ़ सकते। 1 मिनट के लिए इस पर रुकते हैं। इसका मतलब है कि 4 में से 3 बच्चे तीसरी क्लास में पहुंच कर भी वो नहीं पढ़ पा रहे जो उन्हें 1 साल पहले सीख लेना चाहिए था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक एजुकेशनल इमरजेंसी जैसी स्थिति है। आज हम भारत में शिक्षा के इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि एक बच्चा स्कूल में कदम तो रख लेता है, पर क्या वो कुछ सीख पाता है? वो कौन सी रुकावटें हैं जो उसे 10वीं पास करने से पहले ही सिस्टम से बाहर धकेल देती हैं? और क्या NEP 2020 जैसी पॉलिसी, क्या वो वाकई इस सफर को आसान बना सकती है? बिल्कुल, आज की चर्चा सिर्फ आंकड़ों को पढ़ने की नहीं होगी, बल्कि उनके पीछे छिपी कहानियों को समझने की होगी। हम देखेंगे कि ये सिस्टम कहाँ काम कर रहा है और कहाँ इसकी बुनियाद ही हिल रही है। तो शुरू करते हैं कि आज की तारीख में हम खड़े कहाँ हैं। सबसे पहले लिटरेसी की बात करते हैं। 2024-25 के आंकड़ों के हिसाब से हमारा नेशनल लिटरेसी रेट 77.7% है और टारगेट है कि 2047 तक इसे 100% करना है। सुनने में तो 77.7% काफी ठीक लगता है। हाँ, लेकिन जब हम इसे एब्सोल्यूट नंबर्स में देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। 77.7% का मतलब ये भी है कि आज भी देश में 15 साल से ज्यादा उम्र के करीब 32 करोड़ लोग निरक्षर हैं। 32 करोड़! ये ब्राजील की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। तो चैलेंज अभी भी बहुत बहुत बड़ा है। और इस चैलेंज के अंदर भी आप देखिए कई परतें हैं, जैसे कि जेंडर डिस्पैरिटी, मतलब मर्दों और औरतों के बीच का फर्क। नेशनल लेवल पर मेल लिटरेसी 85.2% है और फीमेल लिटरेसी सिर्फ 70.3%। हाँ, ये करीब 15 परसेंटेज पॉइंट्स का सीधा सीधा गैप है। और ये गैप जो कहानी कहता है वो और भी दिलचस्प है। शहरों में ये फर्क घटकर करीब 8 परसेंटेज पॉइंट्स रह जाता है। अच्छा, गांवों में यही फासला बढ़कर लगभग 20 पॉइंट्स का हो जाता है, 2.5 गुना ज्यादा। ओहो। इससे साफ पता चलता है कि एक्सेस और मौके मिलने से जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। गांव की लड़की के लिए पढ़ना आज भी शहर की लड़की के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल है। और ये सिर्फ जेंडर या गांव शहर की बात नहीं है, रीजनल डिस्पैरिटी तो वो तो और भी चौंकाने वाली है। एक तरफ केरला है जहां लिटरेसी 96.2% है, 96.2, और दूसरी तरफ बिहार जहां ये सिर्फ 63.8% है। इन दोनों के बीच 32 परसेंटेज पॉइंट्स का फर्क है। ये दिखाता है कि भारत में एक नहीं बल्कि कई अलग अलग एजुकेशन सिस्टम्स एक साथ चल रहे हैं। कोई राज्य बहुत अच्छा काम कर रहा है तो कोई अभी भी बुनियादी लगाई लड़ रहा है। ये तो हुई लिटरेसी की बात।
अब आते हैं स्कूल एजुकेशन के स्केल पर। देश में लगभग 14.72 लाख स्कूल, 24.8 करोड़ स्टूडेंट्स और 98 लाख टीचर्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को अपने अंदर बनाए रख पा रहा है? इसी सवाल का जवाब हमें यूडीसी प्लस के डेटा में मिलता है। यूडीसी प्लस यानी सरकार का अपना कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे जो देश के हर स्कूल से डेटा इकट्ठा करता है। इसके आंकड़े एक लीकी पाइप की तरह हैं। प्राइमरी लेवल यानी क्लास 1 से 5 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER 93% है और ड्रॉप आउट रेट सिर्फ 1.9%। यहाँ तक सब ठीक लगता है, बिल्कुल, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं ये पाइप लीक करने लगता है। अपर प्राइमरी यानी क्लास 6 से 8 में GER बढ़कर 96.5% हो जाता है, लेकिन ड्रॉप आउट रेट भी बढ़कर 5.2% हो जाता है। हाँ, और असली गिरावट तो इसके बाद आती है। सही। सेकेंडरी लेवल यानी ग्रेड्स 9-10 इस सिस्टम का सबसे बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट है। यहाँ GER घटकर 89.5% पर आ जाता है और ड्रॉप आउट रेट वो अचानक उछलकर 12.6% हो जाता है। 12.6%। ये प्राइमरी लेवल से 6.5 गुना ज्यादा है। एंड पर ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं, ये कहानी कहता है। इसका मतलब है कि 8वीं क्लास तक तो हम बच्चों को जैसे तैसे स्कूल में रख पा रहे हैं, लेकिन 9th क्लास आते ही सिस्टम उन्हें बाहर धकेलना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्या यहाँ से पढ़ाई अचानक बहुत मुश्किल हो जाती है, या फिर घर की आर्थिक मजबूरियां हावी होने लगती हैं? दोनों ही बातें हैं। 9th क्लास में सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और अगर बच्चे की फाउंडेशनल लर्निंग मतलब बुनियादी पढ़ाई कमजोर है तो वो कोप नहीं कर पाता। साथ ही इसी उम्र में परिवार को लगता है कि बच्चा अब काम करके घर चलाने में मदद कर सकता है। हायर सेकेंडरी यानी 11th-12th तक तो GER सिर्फ 56.2% रह जाता है। मतलब लगभग आधे बच्चे 10वीं के बाद बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल। और हायर एजुकेशन में तो ये आंकड़ा सिर्फ 28.4% है, जबकि NEP 2020 का टारगेट इसे 2035 तक 50% करने का है। आंकड़े दिखाते हैं कि सिस्टम में लीक्स कहां पर हैं, खासकर सेकेंडरी लेवल पर। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिस्टम का स्ट्रक्चर ही इस समस्या की जड़ है? यहीं पर NEP 2020 का नया 5+3+3+4 मॉडल आता है, जिसे इस पूरी बनावट को बदलने के लिए लाया गया है। ये पुराने 10+2 सिस्टम से अलग कैसे है? ये सिर्फ स्ट्रक्चर का बदलाव नहीं है, ये एक तरह से सोच का बदलाव है। पुराने 10+2 सिस्टम में फॉर्मल स्कूलिंग 6 साल की उम्र से शुरू होती थी। नया 5+3+3+4 स्ट्रक्चर 3 साल की उम्र से ही बच्चे की लर्निंग जर्नी को फॉर्मलाइज कर देता है। इसका पहला स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज, 5 साल का, जो 3 से 8 साल के बच्चों के लिए है। इसका फोकस सिर्फ किताबों पर नहीं बल्कि प्ले बेस्ड लर्निंग पर है। ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी ECCE को फॉर्मल सिस्टम में लाता है, जो पहले पूरी तरह से इनफॉर्मल था। मतलब अब आंगनवाड़ी और प्री स्कूल भी फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा माने जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। इसके बाद आता है 3 साल का प्रिपरेटरी स्टेज, 8 से 11 साल के बच्चों के लिए। यहाँ से स्ट्रक्चर्ड लर्निंग और सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन शुरू होता है। फिर है 3 साल का मिडिल स्टेज, 11 से 14 साल की उम्र के लिए, जहाँ सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। मतलब बच्चा चाहे तो फिजिक्स के साथ म्यूजिक भी पढ़ सकता है। और आखिर में 4 साल का सेकेंडरी स्टेज, 14 से 18 साल के लिए। यहाँ पर वो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स वाली दीवारें वो गिरा दी गई हैं। ये चॉइस बेस्ड है और इसमें वोकेशनल इंटीग्रेशन पर बहुत जोर है। हाँ। इसका लक्ष्य है कि 2025 तक 50% सेकेंडरी स्टूडेंट्स को किसी न किसी वोकेशनल स्किल का एक्सपोजर मिले। बिल्कुल। तो इस नए स्ट्रक्चर के आप कह सकते हैं 4 रेवोल्यूशनरी फीचर्स हैं। पहला, ECCE फोकस, जो दिमाग के 85% विकास वाले क्रिटिकल ईयर्स को एड्रेस करता है। दूसरा, FLN मैंडेट यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसका लक्ष्य है कि ग्रेड 3 तक हर बच्चा पढ़ना लिखना और बेसिक गणित सीख जाए। तीसरा, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, और चौथा, वोकेशनल इंटीग्रेशन, ताकि पढ़ाई सिर्फ डिग्री के लिए ना हो बल्कि रोजगार के लायक भी बनाए। विजन तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब जरा हकीकत पर आते हैं। अशिक्षा या कम शिक्षा का किसी व्यक्ति की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? इसका गरीबी से क्या रिश्ता है? इसका सीधा और बहुत गहरा रिश्ता है। आंकड़े दिखाते हैं कि इलिटरेट लोगों में पॉवर्टी रेट 35-40% तक होता है। 35 से 40%? हाँ, लेकिन ग्रेजुएट्स में यही आंकड़ा सिर्फ 2-3% है। यहाँ सबसे जरूरी इंसाइट यह है कि शिक्षा का हर अतिरिक्त साल, एवरी एडिशनल ईयर ऑफ स्कूलिंग, गरीबी की संभावना को 3 से 4 परसेंटेज पॉइंट्स तक कम कर देता है। ये शिक्षा के आर्थिक प्रभाव का सीधा प्रमाण है। और रोजगार के मामले में भी यही पैटर्न दिखता होगा, मुझे लगता है। बिल्कुल। इलिटरेट लोगों को डबल डिसएडवांटेज होता है। एक तो उनके बीच अनएम्प्लॉयमेंट रेट 12-15% होता है, जो ग्रेजुएट्स यानी 4 से 6% से दुगने से भी ज्यादा है। दूसरा, अगर उन्हें काम मिल भी जाए तो वेजेस में भारी अंतर होता है। एक हाई स्कूल पास व्यक्ति को इलिटरेट व्यक्ति की तुलना में 40% ज्यादा तनख्वाह मिलती है और एक ग्रेजुएट को तो 150 से 200% तक ज्यादा। ओह वाह! शिक्षा सीधे सीधे आपकी अर्निंग पावर को बढ़ाती है। इसका असर सिर्फ अर्थव्यवस्था पर ही नहीं बल्कि सेहत पर भी पड़ता होगा, खासकर महिलाओं और बच्चों की सेहत पर। इसका असर बहुत ज्यादा है और चौंकाने वाला है। इलिटरेट मदर्स में मैटरनल मोर्टेलिटी यानी बच्चे को जन्म देते समय मां की मृत्यु का खतरा पढ़ी लिखी माओं की तुलना में दुगना ज्यादा होता है। 2 गुना? चाइल्ड मोर्टेलिटी भी 1.7 गुना ज्यादा होती है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब अस्पताल में डिलीवरी पढ़ी लिखी महिलाओं में 95% से ज्यादा है, जबकि निरक्षर महिलाओं में सिर्फ 65%। वैक्सीनेशन कवरेज में भी यही 70% बनाम 95% का फर्क दिखता है। ये तो जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। और सामाजिक सुरक्षा का क्या अशिक्षा किसी को ज्यादा वल्नरेबल बनाती है? हाँ, ये उन्हें शोषण का आसान शिकार बनाती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के 98% विक्टिम्स वो वंचित और कम पढ़े लिखे तबके से आते हैं। 90% चाइल्ड लेबरर्स या तो स्कूल से बाहर हैं या इलिटरेट हैं। और फिर यहीं से वो चक्र शुरू होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इलिटरेट पेरेंट्स के बच्चों के ट्रैफिक या एक्सप्लॉइटेड होने की संभावना 3 गुना ज्यादा होती है। और जब हम खास तौर पर फीमेल इलिटरेसी की बात करते हैं तो उसकी लागत तो मुझे लगता है पूरे समाज को चुकानी पड़ती है। इसकी लागत बहुत भारी है।
जिन इलाकों में महिला साक्षरता कम है वहां 40% से ज्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। इलिटरेट महिलाओं का फर्टिलिटी रेट औसतन 3.5 बच्चे, लिटरेट महिलाओं जिनका 1.9 बच्चा है से लगभग 2 गुना होता है। 2 गुना। इसके अलावा 45% इलिटरेट महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करती हैं, 60% अनपेड फैमिली लेबर में लगी हैं और उनके बच्चों में मेल न्यूट्रिशन की दर 25% ज्यादा होती है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि एक लड़की को पढ़ाना सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी बेहतर जिंदगी देना है। ये सच में सोबरिंग नंबर्स हैं। इससे हम वापस उसी लीकी पाइप वाली बात पर आते हैं। ये जो एजुकेशनल वेस्टेज है, जिसमें ड्रॉप आउट, रेपिटेशन, एब्सेंटिज्म और लर्निंग लॉस शामिल है, ये समस्या कितनी गहरी है। हमने सेकेंडरी लेवल पे 12.6% ड्रॉप आउट रेट की बात की थी, जो बहुत ज्यादा है। क्या कुछ राज्यों में हालत और भी खराब है? हाँ, ये 12.6% तो नेशनल एवरेज है। कुछ राज्यों में ये एक संकट का रूप ले चुका है। सेकेंडरी लेवल पर बिहार में ड्रॉप आउट रेट 20.86% है, लद्दाख में 20.11% और आसाम में 19.46%। 20% से भी ज्यादा। इसका मतलब है कि इन राज्यों में हर 5 में से एक बच्चा 10वीं पास करने से पहले ही स्कूल छोड़ देता है। और इसकी जड़ें कहाँ हैं? सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी वजहों को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे बड़ा ड्राइवर लगभग 45% ड्रॉपआउट्स के लिए इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, यानी गरीबी, बाल मजदूरी और माइग्रेशन। इसे ऐसे समझिए कि एक बच्चा है, मान लीजिए उसका नाम सीमा है, वो पढ़ना चाहती है, लेकिन 9वीं क्लास में आते ही उसके छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी उस पर आ जाती है या उसे खेत में काम करना पड़ता है। स्कूल की पढ़ाई उसे इमीडिएट सर्वाइवल में मदद नहीं कर रही। दूसरा कारण सामाजिक और सांस्कृतिक होगा, जैसे जल्दी शादी। बिल्कुल, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स भी एक बड़ी वजह है। खासकर लड़कियों के लिए अर्ली मैरिज लगभग 25% फीमेल ड्रॉपआउट्स का कारण है। इसके अलावा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर नॉर्म्स भी बच्चों को स्कूल से दूर करते हैं। और तीसरा फैक्टर है स्कूल सिस्टम इटसेल्फ। स्कूलों का खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स की कमी या एब्सेंस जो 20% से ज्यादा है, और सबसे बढ़कर लर्निंग पॉवर्टी। लर्निंग पॉवर्टी। हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। ASCR 2024 का वो आंकड़ा कि 76.6% क्लास 3 के बच्चे ग्रेड 2 की किताब नहीं पढ़ सकते। और मैथ में 65% बच्चे ग्रेड 2 का बेसिक अरिथमेटिक नहीं कर सकते। ये लर्निंग पॉवर्टी ड्रॉप आउट का एक बहुत बड़ा अनएक्नॉलेज्ड कारण है। सोचिए, अगर कोई बच्चा सालों साल स्कूल जाने के बाद भी कुछ सीख ही नहीं पा रहा, तो उसका और उसके परिवार का मोटिवेशन कैसे बना रहेगा? सही बात है। वो सोचेगा कि स्कूल जाने का फायदा ही क्या है। हमारा एनरोलमेंट क्राइसिस तो काफी हद तक हल हो गया है, लेकिन लर्निंग क्राइसिस अब और गहरा होता जा रहा है। तो पॉलिसी लेवल पर इस क्राइसिस से निपटने के लिए क्या हो रहा है? NEP 2020 को आए हुए अब कुछ साल हो गए हैं और जमीन पर इसका इंप्लीमेंटेशन कैसा चल रहा है? NEP 2020 को जुलाई 29, 2020 में लॉन्च किया गया था, जिसने 34 साल पुरानी 1986 की पॉलिसी को रिप्लेस किया। इसका विजन विकसित भारत 2047 को सपोर्ट करना है। विजन तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन चुनौती इन शब्दों को जमीन पर उतारने की है। इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए कुछ बड़े मिशंस भी लॉन्च किए गए हैं, जैसे निपुण भारत। हाँ, इसके तहत 3 की मिशंस हैं। पहला है निपुण भारत, जो लर्निंग क्राइसिस की जड़ पर हमला करता है। इसका ऑब्जेक्टिव है ग्रेड 3 तक यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी FLN हासिल करना। टारगेट 2728 है। ये NEP का सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है, क्योंकि अगर ये सफल नहीं हुआ तो आगे के सारे सुधार बेमानी हो जाएंगे। और दूसरा है PM श्री, जिसका मकसद कुछ स्कूलों को मॉडल स्कूल्स बनाना है। ये कहां तक पहुंचा है? PM श्री का ऑब्जेक्टिव है 14,500 स्कूलों को एग्जाम्पलर स्कूल्स में बदलना, जो NEP की पूरी स्पिरिट को शोकेस करें। इसका बजट 27,360 करोड़ रुपए है 2022-27 के लिए। मई 2025 तक 12,079 स्कूल्स यानी टारगेट का 83% सिलेक्ट किए जा चुके हैं। तो काम चल रहा है। काम चल रहा है, लेकिन 14.72 लाख स्कूलों के महासागर में 14,500 स्कूल्स एक बूंद की तरह हैं। इनका असर तभी होगा जब आसपास के स्कूल इनसे सीखकर खुद को बदलें। और तीसरा मिशन उल्लास है, जो अडल्ट लिटरेसी पर फोकस करता है। उसकी क्या सक्सेस स्टोरी है? उल्लास का ऑब्जेक्टिव 15+ साल के इलिटरेट अडल्ट्स को लिटरेसी और लाइफ स्किल्स देना है। इसके तहत 2 करोड़ से ज्यादा लर्नर्स रजिस्टर हो चुके हैं। इसकी एक बड़ी सक्सेस स्टोरी लद्दाख है, जिसे उल्लास के माध्यम से देश का फर्स्ट फुली लिटरेट UT घोषित किया गया है। अच्छा। लेकिन ये मॉडल पूरे देश में, खासकर बिहार या यूपी जैसे बड़े और घनी आबादी वाले राज्यों में रेप्लिकेट किया जा सकता है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लद्दाख की सफलता के पीछे वहां की कम आबादी और मजबूत कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जैसे फैक्टर्स थे। तो पॉलिसी अच्छी है, मिशंस भी हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? पैसा एक बहुत बड़ी रुकावट है। NEP 2020 ने टारगेट रखा था कि शिक्षा पर GDP का 6% खर्च किया जाएगा। ये सिफारिश 1968 की कोठारी कमीशन से चली आ रही है, लेकिन आज की हकीकत यह है कि हम सिर्फ 4.8% खर्च कर रहे हैं। इस 1.2% के गैप का मतलब क्या है रुपयों में? इसका मतलब है हर साल 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का शॉर्टफॉल। 1.5 लाख करोड़, ये वो पैसा है जो नए टीचर्स की भर्ती, मौजूदा टीचर्स की ट्रेनिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और लर्निंग मटेरियल्स पे खर्च होना था। इस फंडिंग गैप की वजह से इंप्लीमेंटेशन की रफ्तार बहुत धीमी है। इसके अलावा टीचर कैपेसिटी एक और बड़ी चुनौती है। 98 लाख टीचर्स को NEP के हिसाब से रीट्रेन करना एक मॉन्यूमेंटल टास्क है। तो अंत में इस पूरी चर्चा को रूरल डेवलपमेंट के नजरिए से देखते हैं, जो नाबार्ड जैसी संस्थाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा और ग्रामीण विकास का रिश्ता कितना गहरा है? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं ही नहीं। शिक्षा इंक्लूसिव रूरल ग्रोथ की बुनियाद है, उसका फाउंडेशनल पिलर है। इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जब एक किसान लिटरेट होता है तो वो मौसम के फोरकास्ट को बेहतर समझ सकता है, सॉइल हेल्थ कार्ड पढ़ सकता है और नई फार्मिंग प्रैक्टिसेस अपना सकता है। इससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और जब हम ड्रॉप आउट रोकते हैं तो उसका क्या असर होता है? ड्रॉप आउट प्रिवेंशन से स्टेबल रूरल लाइवलीहुड सुनिश्चित होते हैं। वो बच्चा जो स्कूल में बना रहता है वो कल बेहतर नौकरी या बिजनेस के लिए तैयार होता है। इससे डिस्ट्रेस माइग्रेशन कम होता है, जो गांव को खोखला कर रहा है।
फीमेल एजुकेशन से वुमेन्स एम्पावरमेंट होता है, जो हमने पहले ही विस्तार से देखा। बिल्कुल। स्किल गैप्स को भरकर एग्री एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलता है और डिजिटल लिटरेसी से फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ता है, जिससे लोग सरकारी योजनाओं और बैंकिंग सर्विसेज का बेहतर लाभ उठा पाते हैं। संक्षेप में, शिक्षा ग्रामीण विकास के हर पहलू को ताकत देती है। तो इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है, हम बच्चों को स्कूलों में लाने में तो काफी हद तक सफल हुए हैं, लेकिन उन्हें वहां बनाए रखने और सबसे जरूरी उन्हें सिखा पाने में अभी भी बहुत पीछे हैं। एनईपी 2020 एक उम्मीद की तरह है, लेकिन बिना प्रॉपर फंडिंग और एग्जीक्यूशन के ये भी एक शानदार दस्तावेज बनकर रह जाएगी। बिल्कुल, द चैलेंज इज नॉट ऑफ इंटेंट बट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। आज की चर्चा के बाद एक सवाल जो मैं हमारे लिसनर के लिए छोड़ना चाहती हूँ वो ये है, क्या ग्रामीण विकास को सिर्फ सड़क, बिजली, पानी और कर्ज तक सीमित रखा जा सकता है, या अब ये मानना ही होगा कि शिक्षा वो अनिवार्य नींव है जिसके बिना स्थायी और समावेशी विकास की इमारत कभी खड़ी नहीं हो सकती? आज हम भारत में सामाजिक न्याय की रूपरेखा को विस्तार से समझेंगे। हमारा ध्यान कास्ट, क्लासेस और अफर्मेटिव एक्शन पर रहेगा, खासतौर पर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ओबीसी समुदायों से जुड़े मुद्दों पर। और इसकी शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो सच में चौंकाने वाला है। पिछले 6 सालों में एससी और एसटी समुदायों के विकास के लिए जो बजट मिलना चाहिए था, उसमें 12,13,000 करोड़ रुपए की कमी रह गई। 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, ये तो भारत के कुल वार्षिक बजट का लगभग 1/4 हिस्सा है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी खाई है जो वादों और जमीनी हकीकत के बीच मौजूद है। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद इसी खाई को समझना है। हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से शुरू करेंगे, फिर डेमोग्राफिक्स और समस्याओं को देखेंगे, उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, फिर सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स, बजटरी मैकेनिज्म्स और अंत में अफर्मेटिव एक्शन यानी आरक्षण पर बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से। हमारे संविधान में सामाजिक न्याय को लेकर एक तरह का द्वंद्व दिखता है। हाँ, एक तरफ तो वह हर नागरिक को बराबरी का पूरा हक देता है। सही कहा। आर्टिकल्स 14 से 17 को तो इक्वालिटी कोड भी कहते हैं। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के सामने सब बराबर है। आर्टिकल 15 धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है। और सबसे अहम है आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी को पूरी तरह खत्म करता है और इसे एक दंडनीय अपराध बनाता है। तो ये तो हुई फॉर्मल इक्वालिटी, मतलब कागज पर सब बराबर। लेकिन संविधान बनाने वाले ये भी जानते थे कि हजारों साल की असमानता सिर्फ ये कहने से खत्म नहीं होगी। और यहीं पर वो दूसरा पहलू आता है, एनेबलिंग प्रोविजंस का। बिल्कुल, जैसे आर्टिकल 15(4) राज्य को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस यानी SEBCs के लिए शिक्षा में खास प्रावधान करने की शक्ति देता है। और आर्टिकल 16(4) इन्हीं वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का रास्ता खोलता है। और इसी के तहत मौजूदा आरक्षण व्यवस्था बनी है। SCs के लिए 15%, STs के लिए 7.5% और OBCs के लिए 27%। लेकिन 2019 में इसमें एक नया अध्याय जुड़ा 130वें अमेंडमेंट के जरिए EWS रिजर्वेशन का। हाँ, इसने आर्टिकल 15(6) को संविधान में जोड़ा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% आरक्षण देता है। और विवाद यहीं से शुरू हुआ। इसकी सबसे विवादास्पद बात यही है कि ये SC, ST और OBC समुदायों को इस 10% कोटे के लाभ से साफ तौर पर बाहर रखता है। तो ये तो हुई कानूनी बुनियाद। अब जमीन पर आते हैं। आंकड़े क्या बताते हैं? आंकड़े एक बहुत गंभीर कहानी बताते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक शेड्यूल्ड कास्ट की आबादी 20 करोड़ से ज्यादा है, मतलब देश की कुल आबादी का 16.6%। और जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है वो ये है कि इनमें से 70% लोग भूमिहीन खेतीहर मजदूर हैं, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स। 70% उनके पास अपनी जमीन नहीं है। और यहीं पर नाबार्ड जैसी संस्था की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। बिल्कुल, यही उनकी आर्थिक कमजोरी की सबसे बड़ी जड़ है। उनका पॉवर्टी रेट 27% है। ये 10.43 करोड़ है, यानी कुल जनसंख्या का 8.6%, लेकिन उनका पॉवर्टी रेट 37% है, जो सभी सामाजिक समूहों में सबसे ज्यादा है। और OBCs अदर बैकवर्ड क्लासेस की आबादी का अनुमान 41 से 52% के बीच है और उन्हें 27% आरक्षण मिलता है। यहाँ क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी आता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक OBC समुदाय के जो लोग सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता। इस पिछड़ेपन के अलावा एक और कड़वी हकीकत है जाति आधारित हिंसा की। 2023 के आंकड़े तो बहुत चिंताजनक हैं। ये वाकई परेशान करने वाले हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के खिलाफ अपराधों में 2022 की तुलना में 2023 में 28.8% की भारी बढ़ोतरी हुई। 28.8%? ये बहुत बड़ी वृद्धि है। और अगर हम क्राइम रेट पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश 72.6 के साथ सबसे ऊपर है। और उसके ठीक बाद राजस्थान 69.1 पर। मामलों की कुल संख्या में उत्तर प्रदेश सबसे आगे, जहां 15,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। मणिपुर का मामला तो और भी दुखद है। बहुत। एथनिक वायलेंस की वजह से ST समुदायों के खिलाफ अपराध के मामले 2022 में सिर्फ 1 से बढ़कर 2023 में 3,399 हो गए। इस हिंसा से निपटने के लिए तो SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 बनाया गया था। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि एक निवारक के तौर पर काम करना था। मतलब एक डर पैदा करना। हाँ। इसका एक 3-pronged अप्रोच है। पहला, अत्याचार की श्रेणी में आने वाले अपराधों को साफ साफ परिभाषित करना। दूसरा, तेजी से न्याय के लिए स्पेशल कोर्ट्स की स्थापना करना। और तीसरा, पीड़ितों को तुरंत राहत और पुनर्वास मुहैया कराना। और इसे मजबूत करने के लिए इसमें संशोधन भी हुए हैं। हाँ, 2 बड़े संशोधन हुए। 2015 के अमेंडमेंट ने अपराधों का दायरा बढ़ाया, 21 नई श्रेणियां जोड़ी, जैसे सोशल या इकोनॉमिक बॉयकॉट। और 2018 का अमेंडमेंट वो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की प्रतिक्रिया में था। उसने तत्काल गिरफ्तारी और एंटीसिपेटरी बेल पर रोक जैसे सख्त प्रावधानों को फिर से बहाल कर दिया। तो कागज पर तो ये कानून बहुत मजबूत है, लेकिन क्या ये जमीन पर उतना ही असरदार है? और यही सबसे बड़ी चुनौती है।
इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत कमजोर है। जैसे जांच पूरी होने में औसतन 6 से 12 महीने लग जाते हैं, जबकि लक्ष्य 4 महीने का है। और कन्विक्शन रेट वो तो और भी निराशाजनक है। राष्ट्रीय स्तर पर यह सिर्फ 30 से 40% है। मतलब 10 में से 6 या 7 मामलों में आरोपी बरी हो जाते हैं। बिल्कुल, गवाहों को डराना धमकाना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कानूनी कवच में भी सुराख है। चलिए अब आर्थिक मदद की बात करते हैं। सरकारी योजनाएं कितनी कारगर हैं? सबसे पहले पीएमएजे, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना को 2021-22 में 3 पुरानी योजनाओं को मिलाकर बनाया गया था। और इसके मुख्य हिस्से क्या हैं? इसके 3 मुख्य कंपोनेंट्स हैं: गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर, आय बढ़ाने वाली गतिविधियां और छात्रों के लिए हॉस्टल्स। इरादा तो अच्छा है, चुनौती कहाँ है? सबसे बड़ी चुनौती है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, मतलब बजट का कम इस्तेमाल। उदाहरण के लिए 2023-24 में एक कंपोनेंट के लिए 30 करोड़ आवंटित हुए, लेकिन 10 करोड़ से भी कम खर्च हुए। मतलब पैसा है लेकिन पहुंच नहीं रहा। और प्रधानमंत्री विकास का संवर्धन यानी पीएम विकास? पीएम विकास मूल रूप से एक माइनॉरिटी स्कीम थी, जिसे अब एससीज के लिए भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन यहाँ समस्या दूसरी है, बजट में भारी कटौती। अच्छा, इसका स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स कंपोनेंट देखिए। 2021-22 में इसका बजट 268 करोड़ था और 2024-25 में शून्य कर दिया गया। शून्य? ये तो कटौती नहीं, ये तो उस हिस्से को खत्म ही कर देना हुआ। अब शिक्षा पर आते हैं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स यानी ईएमआरएस। हाँ, ये आदिवासी इलाकों में बहुत अच्छी क्वालिटी की शिक्षा देते हैं, लेकिन इन्हें आइलैंड्स ऑफ एक्सेलेंस भी कहा जाता है। मतलब उत्कृष्टता के द्वीप जिनका फायदा आसपास तक नहीं पहुंचता। सही, और यहाँ भी बजट कटौती की चिंताजनक तस्वीर है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए आवंटन एक साल में 256 करोड़ से घटाकर सिर्फ 20 करोड़ रुपए कर दिया गया। 90% से भी ज्यादा की कटौती। तो एक पैटर्न साफ है, अच्छी योजनाएं हैं लेकिन या तो पैसा खर्च नहीं हो रहा या बजट ही काट दिया जा रहा है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स को भी देख लीजिए। एससी छात्रों के लिए सालाना 6,360 करोड़ का बजट है। एसटी छात्रों के लिए लगभग 2,433 करोड़ रुपए। लेकिन इन स्कॉलरशिप्स के बावजूद सेकेंडरी स्कूल में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सिर्फ 77.4% है। और ये सब हमें वापस उसी चौंकाने वाले आंकड़े पर ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी। 12,13,000 करोड़ रुपए का बजट ही घटा। ये पैसा गया कहाँ? ये कहीं गया नहीं, ये कभी आवंटित ही नहीं हुआ। नीति आयोग के दिशा निर्देश बहुत साफ है कि एससी और एसटी समुदायों के लिए बजट का आवंटन उनकी आबादी के अनुपात में होना चाहिए। बिल्कुल, तो एससी आबादी के हिसाब से उनके सब प्लान यानी डीएपीसी में लगभग 14.9% आवंटन होना चाहिए था। लेकिन असल में कितना हुआ? 2024-25 में असल आवंटन सिर्फ 3.2% था। सिर्फ 3.2%? हाँ, जब आप इस अंतर को पिछले 6 सालों में जोड़ते हैं तो ये एससी समुदाय के लिए 8.13 लाख करोड़ का कुल घाटा बन जाता है। और एसटी समुदाय के लिए? ट्राइबल सब प्लान में वहां भी यही कहानी है। उनका क्यूमुलेटिव लॉस 4 लाख करोड़ का है, दोनों को मिलाकर 12.13 लाख करोड़ रुपए। ये दिखाता है कि समस्या सिर्फ योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन की नहीं है, बल्कि बजट बनाने के स्तर पर ही एक बहुत बड़ी कमी है। बिल्कुल, और ये सारी बातें हमें सबसे चर्चित मुद्दे पर ले आती हैं, अफर्मेटिव एक्शन यानी आरक्षण। मौजूदा व्यवस्था है एससी 15%, एसटी 7.5%, ओबीसी 27% और अब ईडब्ल्यूएस 10%। और इससे अनरिजर्व श्रेणी के लिए 40.5% बचता है। यहाँ ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का नवंबर 2022 का फैसला बहुत अहम है। हाँ, वो 3-2 के बहुमत से आया था। 3 जजों ने इसे संवैधानिक माना, लेकिन 2 जजों ने, जिनमें उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल थे, इसे असंवैधानिक करार दिया। उस असहमति के पीछे मुख्य तर्क क्या थे? उनके 2 मुख्य तर्क थे। पहला ये कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण एससी एसटी ओबीसी को इसके दायरे से बाहर रखता है, जो संविधान के नॉन डिस्क्रिमिनेशन के सिद्धांत का उल्लंघन है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि ये आरक्षण की 50% की सीमा को तोड़ता है, जो 1992 के इंदिरा सोहनी केस में तय की गई थी। उनके मुताबिक ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चोट पहुंचाता है। तो ये विचारों का एक बुनियादी टकराव है कि क्या आरक्षण सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का उपाय है या इसे सिर्फ आर्थिक पिछड़ेपन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये बहस अभी खत्म नहीं हुई है। तो अगर हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़ें, एक संविधान जो समानता का वादा करता है, एक जमीनी हकीकत जो हिंसा और गरीबी से भरी है, कमजोर कार्यान्वयन वाले कानून और फंड की कमी से जूझती योजनाएं, तो ये साफ है कि खाई बहुत गहरी है और इसका सीधा संबंध नाबार्ड जैसे संस्थानों के काम से है। निश्चित रूप से वो 70% भूमिहीन एससी आबादी नाबार्ड के कार्य क्षेत्र में आती है। DNRLM के तहत बने 90 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिन्हें रीफाइनेंस करने का काम नाबार्ड करता है। आदिवासी विकास और उनके उद्यमों को फंड करना भी नाबार्ड के मैंडेट का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, जातिगत अत्याचार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बाधित करते हैं। मतलब सामाजिक न्याय कोई अलग विषय नहीं है, बल्कि ये ग्रामीण विकास और वित्तीय समावेशन की नींव है। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक विचार है। हमने देखा कि सरकारी योजनाएं और कानून अक्सर जमीन पर अपना पूरा असर दिखाने में नाकाम रहते हैं। हाँ? इसे देखते हुए क्या नाबार्ड जैसी संस्थाएं जो जमीनी स्तर पर काम करती हैं, सामाजिक न्याय के लिए नए वित्तीय मॉडल तैयार कर सकती हैं? आप किस तरह के मॉडल की बात कर रही हैं? क्या नाबार्ड ऐसे नए लोन प्रोडक्ट्स डिजाइन कर सकता है जो खास तौर पे भूमिहीन मजदूरों के लिए हो, या क्या वो उन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स जैसे नए वित्तीय साधन बना सकता है जहां सरकारी बजट खत्म हो गया है? तो सवाल यह है कि क्या वित्तीय संस्थान नीतिगत इरादे और जमीनी हकीकत के बीच की इस खाई को पाटने के लिए नए पुल बन सकते हैं? बिल्कुल। क्या वित्तीय नवाचार सामाजिक न्याय का अगला मोर्चा हो सकता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।
आज हम भारत की सामाजिक राजनीतिक हकीकत की मतलब सोशो पॉलिटिकल डायनेमिक्स की गहराई में उतर रहे हैं बिल्कुल। और हमारे सामने 4 बड़े स्तंभ हैं जिन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, इसमें पहला है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, फिर सोशल मूवमेंट्स, भारत का पॉलिटिकल सिस्टम और ह्यूमन डेवलपमेंट। राइट। हमारा मकसद है कि इन कॉम्प्लेक्स विषयों की सबसे जरूरी परतों को खोला जाए और सिर्फ अलग अलग नहीं बल्कि ये भी देखेंगे कि ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं और नाबार्ड जैसी संस्था के मैंडेट पर इनका सीधा असर कैसे पड़ता है। तो हमारा पूरा विश्लेषण आंकड़ों और तथ्यों पर आधारित होगा। बिल्कुल। तो चलिए पहले पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला स्तंभ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इसकी एक आसान परिभाषा क्या होगी? आसान भाषा में हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देने के लिए एक तरह का प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना। अच्छा, और इसका संवैधानिक आधार मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? इसे संविधान से ताकत कहां से मिलती है? इसकी नींव सीधे हमारे संविधान में है। कई आर्टिकल्स हैं जैसे आर्टिकल 15(4) और 15(5) जो एजुकेशन में एससीज, एसटीज, ओबीसीज के लिए स्पेशल प्रोविजंस की इजाजत देते हैं। और नौकरियों के लिए? उसके लिए आर्टिकल 16(4) है जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन को एनेबल करता है। फिर आर्टिकल 17 है जो अनटचेबिलिटी को खत्म करता है और आर्टिकल 46 जो राज्य को वीकर सेक्शंस के हितों को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी देता है। तो मकसद साफ था कि मौके की समानता सुनिश्चित की जाए। एग्जैक्टली। आर्टिकल 335 तो रिक्रूटमेंट में एससीज, एसटीज के लिए क्वालिफिकेशंस में थोड़ी छूट की भी अनुमति देता है। चलिए अब आते हैं इसके मौजूदा स्ट्रक्चर पर। 2025 तक रिजर्वेशन परसेंटेजेस क्या हैं? तो मौजूदा व्यवस्था में एससीज के लिए 15%, एसटीज के लिए 7.5% और ओबीसीज के लिए 27% है। और इस 27% में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी है? हाँ, इसमें क्रीमी लेयर शामिल नहीं है, मतलब जो आर्थिक रूप से संपन्न है उन्हें इसका लाभ नहीं मिलता। और ईडब्ल्यूएस कोटा? वो 10% है जो 103rd अमेंडमेंट 2019 के तहत आया। तो इन सबको मिलाकर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 40.5% सीटें बचती हैं। इसी से जुड़ा जून 2024 का एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दाविंदर सिंह, हाँ। काफी चर्चा में था। वो इतना अहम क्यों था? वो फैसला लैंडमार्क था। उसने एससी, एसटी कैटेगरीज के अंदर सब क्लासिफिकेशन को सही ठहराया। सब क्लासिफिकेशन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि अब राज्य सरकारें एससी या एसटी लिस्ट में शामिल जातियों में से भी जो सबसे ज्यादा पिछड़ी हैं, उनके लिए अलग से कोटा बना सकती हैं। बिल्कुल, उनके लिए सब कोटास बना सकती हैं। इसका मकसद है आरक्षण के लाभ को उन तक पहुंचाना जिन तक ये अब तक नहीं पहुंच पाया है। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे हरियाणा ने डिप्राइव्ड एससीज के लिए 10% का सब कोटा बनाया है। वो इसी फैसले का नतीजा है। तो पिछले 75 सालों में इन नीतियों का असर क्या हुआ है? जमीन पर क्या बदलाव आया है? एजुकेशन से शुरू करते हैं। देखिए, आंकड़े एक बहुत बड़ी कहानी कहते हैं। बताइए। 1950 में एससी कम्युनिटी में लिटरेसी रेट 1% से भी कम, सिर्फ 0.5% था। 2025 में ये बढ़कर 75.2% हो गया। 150 गुना की वृद्धि। हाँ, 150x की छलांग। और एसटी कम्युनिटी में तो ये बदलाव और भी बड़ा है, 0.2% से बढ़कर 70.3%। ये तो 350 गुना हो गया। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि पॉलिसी इंटरवेंशन से जमीनी बदलाव संभव है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन क्या ये साक्षरता देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरियों जैसे सिविल सर्विसेज में भी दिखती है? हाँ, वहां भी इसका असर साफ है। 1950 में आईएएस में एससी एसटी रिप्रेजेंटेशन 1% से भी कम था और आज 2024 में ये बढ़कर 22% हो गया है। टारगेट 22.5% का है, तो ये लगभग लक्ष्य के करीब है। और आईपीएस में? आईपीएस में भी यही कहानी है, 1% से कम से बढ़कर 21.5% हो गया है। तो एलीट सर्विसेज में पहुंच बढ़ी है। हालांकि ये भी सच है कि सीनियर लीडरशिप पोजीशंस में अभी भी गैप्स मौजूद हैं। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि नीतियां कुछ हद तक सफल हुई हैं, और जब नीतियां उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करती तो जन्म होता है सोशल मूवमेंट्स का। ये हमारा दूसरा स्तंभ है। बिल्कुल सही कहा आपने। नीतियां जब उम्मीदें पूरी नहीं कर पाती तो लोग सड़कों पर उतरते हैं, और 2024-25 का फार्मर्स प्रोटेस्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसे लीड कौन कर रहा है? मुख्य रूप से संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम और किसान मजदूर मोर्चा केएमएम, और ज्यादातर किसान पंजाब और हरियाणा से हैं। इस आंदोलन की जड़ में क्या है? किसानों का असल दर्द क्या है? इसके पीछे कई गहरे आर्थिक कारण हैं। सबसे बड़ा है इनकम स्टैग्नेशन। आमदनी 3-4% बढ़ रही है, लेकिन खेती की लागत, खाद, बीज, डीजल, हाँ, वो सब 8% से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इससे किसान एक डेट स्पाइरल मतलब कर्ज के जाल में फंस रहे हैं। ये कर्ज कितना बड़ा है? कोई अनुमान? अनुमान है कि ये 12 से 15 लाख करोड़ का है। ऊपर से क्लाइमेट वेरिएबिलिटी यानी मौसम की अनिश्चितता उनके संकट को और बढ़ा देती है। तो उनकी मांगे क्या हैं? कोर डिमांड्स क्या हैं? 4 मुख्य मांगे हैं। पहली और सबसे बड़ी मांग सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी। और इसमें स्वामीनाथन कमीशन फॉर्मूला की बात होती है, वो क्या है? वो C2+ 50% फॉर्मूला की बात करते हैं, मतलब फसल की कुल लागत पर 50% का मुनाफा जोड़कर एमएसपी तय हो। ठीक है। और दूसरी मांग? कंप्लीट फार्म डेट वेवर यानी पूरा कर्ज माफ हो। तीसरी 60 साल से ऊपर के किसानों के लिए 10,000 रुपए महीने की पेंशन। और चौथी MGNRGS से जुड़ी है, मजदूरी 700 रुपए प्रतिदिन और साल में 200 दिन काम की गारंटी। किसानों के आंदोलन के अलावा और कौन से बड़े सामाजिक आंदोलन देश में चल रहे हैं? हाँ, 3 और श्रेणियां बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है दलित और SC/ST राइट्स आंदोलन। ये क्यों तेज हुआ है? 2023 के आंकड़े बताते हैं कि एसटी समुदाय के खिलाफ अपराधों में 28.8% की YOY वृद्धि हुई। इसके बाद SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 को और मजबूत करने की मांग तेज हो गई है। ठीक है। दूसरा है एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। इनकी जड़ें चिपको और नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे आंदोलनों में है।
आज ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में एंटी कोल माइनिंग मूवमेंट्स के रूप में जिंदा है। और तीसरा है विमेन्स मूवमेंट्स। इनका फोकस वर्क प्लेस हरेसमेंट एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन, एजुकेशन एक्सेस और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने पर है। ये सभी आंदोलन असल में देश की पॉलिटिकल सिस्टम को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अपने तीसरे स्तंभ भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को ही समझते हैं। बिल्कुल, भारत एक फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच बंटी हुई है। यूनियन लिस्ट में 99 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे डिफेंस, करेंसी, जिन पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है। और स्टेट लिस्ट में? स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पुलिस, हेल्थ, एग्रीकल्चर, जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और हमारी संसद? वो बाइकैमरल है, मतलब 2 सदन है। लोकसभा जिसमें 543 डायरेक्टली इलेक्टेड सदस्य हैं और राज्यसभा जिसमें 245 सदस्य हैं। सरकार का मुखिया प्राइम मिनिस्टर होता है। इसी व्यवस्था के तहत 2024 के आम चुनाव हुए। उन नतीजों की सबसे बड़ी कहानी क्या थी? 2024 के नतीजों की सबसे बड़ी हेडलाइन थी द एरा ऑफ कोalition कंपल्शन की वापसी। गठबंधन की राजनीति का दौर। हाँ, 543 सीटों वाली लोकसभा में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए। बीजेपी को 240 सीटें मिली। मतलब अकेले बहुमत से दूर? बिल्कुल। सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन 293 सीटों तक पहुंचा, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन ने 234 सीटों के साथ मजबूत वापसी की। और कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा? कांग्रेस को 99 सीटें मिली, जो पिछले 20 सालों में उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है। तो इसका मतलब है कि अब सरकार की स्थिरता सहयोगियों पर निर्भर करती है? एकदम। अब सरकार टीडीपी 16 सीटें और जेडीयू 12 सीटें जैसे प्रमुख सहयोगियों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ये तो हुई केंद्र और राज्य की बात। जमीनी स्तर पर शासन, मतलब पंचायती राज सिस्टम, उसकी क्या भूमिका है? ये भारत के लोकतंत्र की रीढ़ है। 1992 के 73rd अमेंडमेंट से स्थापित ये 3 टियर सिस्टम है। विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट पंचायत। हाँ, और इसकी सबसे खास बात है महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की गारंटी, जो कई राज्यों में असल में 42% से भी ज्यादा है। आज इस सिस्टम में 6.2 मिलियन से ज्यादा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो हमने नीतियां, आंदोलन और राजनीति की बात की। जी। इन सबका अंतिम लक्ष्य तो लोगों का जीवन बेहतर बनाना है। ये हमें हमारे चौथे और आखिरी स्तंभ पर लाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट। हाँ, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI पर भारत की कहानी उम्मीद और चुनौती दोनों दिखाती है। कैसे? 1990 में भारत की HDI वैल्यू 0.429 थी, जो लो ह्यूमन डेवलपमेंट की श्रेणी में थी। 2023 तक हम 0.685 पर पहुंच गए हैं, यानी मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट की श्रेणी में। ये 60% की वृद्धि है। हमारी रैंक क्या है? 193 देशों में से 130। और HDI के जो 3 आयाम हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, उनमें हमारी प्रगति कैसी है? तीनों में सुधार हुआ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ अब 72.0 इयर्स है, जो 1990 से 14 साल ज्यादा है। शिक्षा के क्षेत्र में? मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग अब 6.88 इयर्स है, 1990 से 91% की वृद्धि। और GNI पर कैपिटा PPP में अब $9,046 है, जो 4.2 गुना ज्यादा है। ये आंकड़े तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है इसमें कोई लेकिन जरूर होगा। बिल्कुल, और वो लेकिन है इनइक्वालिटी, असमानता। हमारी इस तरक्की का लगभग 1/3 हिस्सा खा जाती है। इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI के हिसाब से देखें तो हम अपनी संभावित HDI वैल्यू का 30.7% खो देते हैं। और ये असमानता कहां-कहां दिखती है? हर जगह। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में हम 146 देशों में 127वें स्थान पर है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सिर्फ 41.7% है, जबकि पुरुषों का 79% है। और राज्यों के बीच? वो भी बहुत ज्यादा है। केरला का HDI 0.81 है, जो एक हाई डेवलपमेंट कंट्री जैसा है, जबकि बिहार का HDI 0.54 है, जो सूडान जैसा है। इसे ही द नॉर्थ साउथ डिवाइड कहते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे बड़ी बाधाएं क्या हैं? 4 मुख्य चुनौतियां हैं। पहली और सबसे चिंताजनक है लर्निंग पॉवर्टी। लर्निंग पॉवर्टी, ये क्या है? एसिर 2024 की रिपोर्ट बताती है कि 76.6% क्लास 3 के छात्र ग्रेड 2 का टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते। एक मिनट, 76.6%? ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। हाँ, मतलब बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन बुनियादी चीजें नहीं सीख पा रहे हैं। ये तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ी चुनौती लगती है। बिल्कुल। इसके अलावा जेंडर डिस्पैरिटी है, अर्बन रूरल डिवाइड है, और 90% से ज्यादा वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में है, जहां कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं। ये चारों स्तंभ, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सोशल मूवमेंट्स, पॉलिटिकल सिस्टम्स और ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सब मिलकर नाबार्ड जैसी संस्था के लिए जमीनी हकीकत कैसे बनाते हैं? ये सीधे तौर पर जुड़ते हैं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की नीतियां नाबार्ड की अपनी भर्तियों से लेकर क्रेडिट पॉलिसीज तक को दिशा देती हैं। और सोशल मूवमेंट्स? किसानों जैसे सोशल मूवमेंट्स नाबार्ड की रूरल क्रेडिट और MSP से जुड़ी नीतियों को आकार देते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम का क्या असर है? देश का फेडरल स्ट्रक्चर और गठबंधन की राजनीति नाबार्ड को केंद्र और राज्यों के बीच एक पुल की तरह काम करने पर मजबूर करती है। और ह्यूमन डेवलपमेंट? ह्यूमन डेवलपमेंट की चुनौतियां ही तो नाबार्ड के कोर मिशन का आधार हैं। उसके SHG प्रोग्राम्स, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इन सभी का मकसद GNI पर कैपिटा और विमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को बढ़ाना है। यह एक बहुत ही व्यापक विश्लेषण था। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। हमने देखा कि सब क्लासिफिकेशन जैसी नीतियां सबसे पिछड़ों में भी जो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, विकास के लाभ को समान रूप से वितरित करने के लिए हमें यूनिवर्सल पॉलिसीज पर ध्यान देना चाहिए या फिर डेटा ड्रिवन टारगेटेड इंटरवेंशंस पर, जो भले ही समाज को और श्रेणियों में बांट दे लेकिन लाभ को सही जगह पहुंचाने का दावा करते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, इस पर सोचने की जरूरत है।